सोचो, एक छोटी सी अनजान सी मोहर और उससे एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने आगे चलकर इंडिया की सबसे पुरानी, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन का राज खोल दिया। ये कहानी है ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स की, जिनके क्लूज फॉलो करके हमने एक पूरी खोई हुई दुनिया को ढूंढ निकाला। ये है वो सील। जरा गौर से देखो इसे। इस पे कुछ अजीब से सिंबल्स हैं, एक अनजान सा जानवर और एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। जब ये 19वीं सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली ना, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पजल था। एक ऐसी पहेली जो एक पूरे के पूरे गुमशुदा शहर की तरफ इशारा कर रही थी। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। तो आज हम इस चैप्टर की पूरी जर्नी कवर करने वाले हैं इन 6 सिंपल पार्ट्स। हम हड़प्पा की खोज से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उनके शहर कैसे थे, उनका ट्रेड कैसा था और आखिर में ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हम ये भी समझेंगे कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब कुछ पता कैसे चला। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिस्कवरी से। शुरुआत में जब आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा से चीजें मिल रही थी तो वो अजीब तरह से कंफ्यूज थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज उनके हाथ लग गई है। यहाँ पे पहले समझो कनिंघम का कंफ्यूजन। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उनका पूरा फोकस गैंजेटिक वैली की हिस्ट्री पर था। वो रिटन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स पर डिपेंड करते थे। तो जब उन्हें हड़प्पन सील मिली, वो उनके नोन टाइमलाइन में कहीं फिट ही नहीं हुई। उनके हिसाब से इंडियन हिस्ट्री तो गैंजेटिक वैली से शुरू होती थी, इसलिए उन्होंने हड़प्पा के इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से मिस कर दिया। और उन्होंने इसे मिस इसलिए किया क्योंकि ये सिविलाइजेशन उनके टाइम फ्रेम से हजारों साल पुरानी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आता है, इसकी टाइमलाइन। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली, मैच्योर और लेट। हमारा मेन फोकस रहता है मैच्योर हड़प्पन फेज पर, यानी 2600 से 1900 बीसी के बीच, जब ये सिविलाइजेशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी। ये डेट्स एग्जाम के लिए क्रिटिकल हैं, इन्हें याद रखना। अब आते हैं उस फीचर पर जिसके लिए हड़प्पन सबसे ज्यादा फेमस है, उनकी अनबिलीवेबल टाउन प्लानिंग। ये लोग आम विलेजेस में नहीं बल्कि बिल्कुल परफेक्टली प्लान्ड सिटीज में रहते थे। उनकी सिटीज में मोटा मोटा 2 मेन हिस्से होते थे। एक था सिटाडेल यानी दुर्ग, जो एरिया में छोटा था लेकिन हाइट पर बना हुआ था। इसे मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म्स पर बनाया जाता था और इसके चारों तरफ दीवार थी। दूसरा हिस्सा था लोअर टाउन यानी निचला शहर, जो काफी बड़ा था लेकिन नीचे बसा हुआ था। और हाँ, इसके अराउंड भी दीवार थी। ये जो डिफरेंस है ना, एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए ये सुपर कॉमन है, इसे जरूर याद रखना। और ये सिर्फ 1 या 2 शहर नहीं थे। देखो, ये एक ह्यूज नेटवर्क ऑफ सेटलमेंट्स था। अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक उनकी सिटीज फैली हुई थी और सभी में टाउन प्लानिंग का एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। इतने बड़े एरिया में इतनी ऑर्गेनाइज सिटीज का मतलब है कि उनका इकोनॉमी और ट्रेड सिस्टम भी काफी एडवांस्ड रहा होगा। तो अब जरा उनकी इकोनॉमिक लाइफ को समझते हैं। देखो, उनकी सिटीज में क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरह के स्टोन्स, मेटल्स और दूसरे मटेरियल्स इस्तेमाल होते थे। पर सवाल ये है कि ये सारी चीजें आती कहाँ से थी, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ एक ही जगह तो नहीं मिल सकता था, राइट? इसका जवाब मिलता है इन सील से। लेफ्ट में देखो, ये है हड़प्पन सील और राइट में मेसोपोटामियन। जब हड़प्पन सील्स मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में मिलती हैं और वहां की चीजें हड़प्पन साइट्स पर, तो ये एकदम सॉलिड प्रूफ है कि उनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था। और ये ट्रेड सिर्फ जमीन के रास्ते से नहीं बल्कि समुंदर के रास्ते से भी होता था। ये बोट वाली सील इसका डायरेक्ट एविडेंस है। इनफैक्ट मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में मेलुहा यानी हड़प्पन रीजन को लैंड ऑफ सीफेरर्स कहा गया है, जो ओमान और बहरेन के जरिए उनसे जुड़े हुए थे। तो सबसे अहम पॉइंट क्या निकलता है? स्टैंडर्डाइजेशन। इमेजिन करो, हजारों किलोमीटर के एरिया में सेम सील्स, सेम वेट्स जो चर्च स्टोन से बने थे और एक प्रिसाइज बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही रेशियो की ब्रिक्स। ये सब इस तरफ इशारा करता है कि वहां कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रली ऑर्गेनाइज सिस्टम जरूर था। ये आपके 5 मार्क का आंसर का गोल्डन पॉइंट है। अब इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम था तो जरूर कोई इंचार्ज भी रहा होगा। पर हड़प्पा का सबसे बड़ा मिस्ट्री यही है, हु वॉज इन चार्ज? रूल कौन करता था वहां? इस स्टैचू को देखो, इसे कहते हैं प्रीस्ट किंग। पर क्या ये सच में कोई राजा था या कोई पुजारी? वी डोंट नो फॉर श्योर, क्योंकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े बड़े महल या रॉयल कब्रें नहीं मिली हैं। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट के बीच अलग अलग थियोरीज हैं। कुछ कहते हैं कि कोई रूलर था ही नहीं, सब बराबर थे। कुछ मानते हैं कि हर बड़ी सिटी का अपना अलग रूलर था। लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है सिंगल स्टेट की।
ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी सिविलाइजेशन में जो स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है वही सेम ब्रिक्स, सील्स, वेट्स, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ ही इशारा करता है। एक इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जो इतनी वेल प्लान्ड और प्रॉस्परस थी, आखिर उसका हुआ क्या? ये एक और बहुत बड़ा मिस्ट्री है। देखो, इसके डिक्लाइन के पीछे कोई एक सिंगल रीजन नहीं है, मल्टीपल थ्योरीज हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा फ्लड्स या नदियों का सूख जाना। ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई एक थ्योरी पूरे कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मोस्ट लाइकली इन सब रीजंस ने मिलकर उनके सेंट्रल स्टेट को कमज़ोर कर दिया और सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई। चैप्टर के एंड में अब ये समझते हैं कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जिनकी कोई रिटन हिस्ट्री हम पढ़ नहीं सकते, उनके बारे में हम इतना सब कुछ जानते कैसे हैं। यह है एक आर्कियोलॉजिस्ट की जर्नी। एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटिग्राफी। इसे आसान भाषा में समझो। इमेजिन करो एक केक जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। जो लेयर सबसे नीचे है वो सबसे पहले बनी, राइट? बस ऐसे ही जब किसी जगह पर लोग रहते हैं तो टाइम के साथ वहां मिट्टी की लेयर्स बन जाती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर सबसे पुरानी, सबसे ऊपर वाली सबसे नई। इन्हीं लेयर्स को स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट्स एक टाइमलाइन बनाते हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स पहले मटेरियल एविडेंस ढूंढते हैं, जैसे बर्तन, टूल्स, गहने। फिर वो इसे इंटरप्रेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ डेली यूज़ की है और कौन सी लग्जरी। इसके बेसिस पर वो पास की लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर दूसरी सिविलाइजेशन से कंपेयर करके अपने आइडियाज़ को डबल चेक करते हैं। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं, स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए। टाइमलाइन के 3 फेजेस याद रखना। की फीचर्स में टाउन प्लानिंग और उनका स्टैंडर्डाइज सिस्टम, ट्रेड में मेसोपोटामिया से कनेक्शन, डिक्लाइन के लिए मल्टीपल थ्योरीज, कोई एक सिंगल कॉज नहीं, और आखिर में की फिगर्स, कनिंघम जिन्होंने इसे मिस किया और जॉन मार्शल जिनके अंडर इसकी खोज हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें याद दिलाती है कि हमारा पास्ट कितना रिच और कॉम्प्लेक्स था। उनकी स्क्रिप्ट आज भी एक मिस्ट्री है। जस्ट इमेजिन, जिस दिन हम उस स्क्रिप्ट को डिकोड कर पाएंगे, उस दिन हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन के और कितने नए राज हमारे सामने खुलेंगे। एक छोटी सी इंसिडेंट से शुरू हुई कहानी जो आगे चलकर एक मेजर हिस्टोरिकल इवेंट बन गई। जरा सोचिए, 1830s का इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर है जिसका काम है सिक्के बनाना। उसकी नज़र कुछ पुराने पत्थरों और कॉइन्स पर पड़ती है जिन पर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जिसे सदियों से कोई पढ़ नहीं पाया। बस उस एक आदमी की क्यूरियोसिटी ने इंडियन हिस्ट्री के लगभग 1200 साल के अंधेरे पर रोशनी डाल दी। ये आदमी थे द जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में एक ऑफिसर। उनका काम तो था कॉइन्स को स्टडी करना, पर उनका पैशन बन गया इन पुरानी अनजान स्क्रिप्ट्स को डिकोड करना। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को पढ़ने का तरीका ढूंढ निकाला, और जैसे ही ये स्क्रिप्ट्स पढ़ी गईं, एक पूरा का पूरा साम्राज्य, एक पूरा एरा जो लगभग भुला दिया गया था, वो जिंदा हो उठा। इस पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स यानी 600 BCE से 600 CE तक एक कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो आखिर ये चाबी थी क्या? ये चाबी थी जेम्स प्रिंसेप का काम। उनके ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट के डिसाइफरमेंट ने हिस्टोरियंस को उस टाइम पीरियड के इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख को पढ़ने की पावर दे दी। सोचो, पहली बार पत्थरों पर लिखी हुई हिस्ट्री डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स हमारे सामने आ रही थी। व्हाट अ गेम चेंजर। और इन इंस्क्रिप्शंस की इसी स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। ये हिस्टोरियंस के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टूल है। पर क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? वेल, इसलिए क्योंकि ये एक प्राइमरी सोर्स है। ये वो चीजें हैं जो उस टाइम के लोगों ने खुद लिखी हैं, पत्थरों पर, मेटल पर, ताकि वो हमेशा के लिए रह जाएं। इनसे हमें राजाओं के ऑर्डर्स, डोनेशंस और उनके अचीवमेंट्स के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रिंसेप ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस में एक राजा का जिक्र था, पियादसी, जिसका मतलब है प्लेजेंट टू बीहोल्ड यानी देखने में प्रिय, और दूसरी तरफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक महान राजा का जिक्र था, अशोका। धीरे धीरे एविडेंस को जोड़कर प्रिंसेप ने ये पजल सॉल्व कर लिया कि पियादसी और कोई नहीं बल्कि किन अशोका ही थे, और बस अचानक से पूरी मौर्यन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर खुल गया। तो हमने अशोका की कहानी तो समझ ली, लेकिन अशोका से भी पहले क्या था? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 6th सेंचुरी BCE में। ये इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस वक्त
गंगा वैली में बड़े बड़े स्टेट्स और शहर बन रहे थे। लोहे का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था और नए नए फिलोसॉफिकल आइडियाज जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म सामने आ रहे थे। और इसी दौर में इमर्ज हुए 16 बड़े स्टेट्स। हाँ, ये नंबर याद रखना जरूरी है, 16। इन स्टेट्स को कहा जाता था महाजनपदास। ये पहले लार्ज स्केल पॉलिटिकल यूनिट्स थे जिन्होंने आगे चलकर इंडिया के पहले एम्पायर्स की नींव रखी। वैसे तो 16 महाजनपदास थे, लेकिन कुछ नाम बार बार टेक्स्ट में आते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं मगधा, कोशाला, वज्जी, कुरु और पंचाला। ये नाम आपको महाभारता से भी याद होंगे। फिर गंधारा और अवंती। इनके नाम और पॉसिबल लोकेशंस को मैप पर ज़रूर देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छा, अब इन महाजनपदास में रूल कैसे होता था? बेसिकली 2 तरह के सिस्टम्स थे। ज्यादातर में मोनार्की थी, यानी एक राजा का शासन, लेकिन कुछ जैसे कि वाजी, गनाज या संघास थे। गनाज या संघास का मतलब है ओलिगार्की। यहाँ पावर एक आदमी के पास नहीं, बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास होती थी, जिन्हें कलेक्टिवली राजास कहा जाता था। इंटरेस्टिंगली, बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग्ड टू सच गनाज। अब इन 16 महाजनपदास में एक रेस शुरू हुई, अ रेस फॉर पावर, और इस रेस में एक स्टेट सबसे आगे निकल गया। वो था मगधा। अगले 200 साल में मगधा इतना पावरफुल हो गया कि उसने बाकी सबको पीछे छोड़कर इंडिया का पहला एम्पायर बनाया। तो मगधा इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? इसके कई रीजंस थे। एक, वहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल थी, जिससे एग्रीकल्चर अच्छा होता था। 2, पास में आयरन माइंस थे, जिससे टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे। 3, हाथियों की अवेलेबिलिटी, जो आर्मी के लिए एक ह्यूज एडवांटेज थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ के रूलर्स बहुत पावरफुल और एम्बिशियस थे। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर मगधा को मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन बनाने में हेल्प की। और इसी मगधा से राइज हुआ मौर्यन एम्पायर, जिसे फाउंड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने अराउंड 321 BCE। उनके बाद आए बिंदुसारा और फिर उनके बेटे अशोका द ग्रेट। ये एम्पायर इतना विशाल था कि सोचो, अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसका आर्ट, जैसा कि आप इस कल्चर फ्रैगमेंट में देख सकते हैं, उस टाइम के लिए काफ़ी एडवांस था। पॉलिटिकल हिस्ट्री तो ऐसी थी, पर आम आदमी की लाइफ कैसी थी? किंग्स और उनके सब्जेक्ट्स यानी प्रजा का जीवन कैसा था? चलो अब हम उस पर फोकस करते हैं। सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट था वो था हाउस होल्ड, और इसका हेड होता था गृहपति। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। गृहपति हाउस होल्ड का मास्टर होता था, जिसके कंट्रोल में वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स और वर्कर्स होते थे। साथ ही वो जमीन, जानवर और बाकी रिसोर्सेज का ओनर भी होता था। बेसिकली ही वॉज द इकोनॉमिक हेड ऑफ द फैमिली यूनिट। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। इंस्क्रिप्शंस तो सिर्फ राजा की साइड की कहानी बताते हैं, राइट? राजा क्या चाहता था कि लोग उसके बारे में सोचें, पर लोग असल में क्या सोचते थे? इसके लिए हिस्टोरियंस दूसरे सोर्सेज देखते हैं, जैसे जातकास और पंचतंत्र की कहानियां। इन कहानियों से पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच का रिश्ता हमेशा अच्छा नहीं होता था और लोग अक्सर हाई टैक्सेस से परेशान रहते थे। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन सबूतों पर, उन सोर्सेज पर, जिनके बेस पर हिस्टोरियंस इस पूरे एरा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बिना प्रूफ के नहीं लिखी जा सकती। हमारे पास 4 मेजर टाइप्स के सोर्सेज हैं। 1, इंस्क्रिप्शंस, जिनके बारे में हमने बात की। 2, टेक्स्ट्स, जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर हो गए या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 3, कॉइन्स, जिनसे ट्रेड और डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है। और 4, विजुअल मटेरियल, जैसे स्कल्पचर्स और पॉटरी, जो उस टाइम की आर्ट और डेली लाइफ के बारे में बताते हैं। लेकिन इन सोर्सेज की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। ये सोर्सेज हमें क्या नहीं बताते? ये हमें आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी फीलिंग्स, उनकी परेशानियों के बारे में ज्यादा नहीं बता पाते। क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स पीछे नहीं छोड़े। सो हिस्ट्री इज ऑफन एन इनकम्प्लीट स्टोरी, जो हमें उन्हीं सबूतों से जोड़ना पड़ता है जो बच गए। ओके, लेट्स क्विकली गो थ्रू द टाइमलाइन। सीक्वेंस को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। 600 BCE महाजनपदास का राइज। अराउंड 321 BCE चंद्रगुप्ता मौर्य ने मौर्यन एम्पायर फाउंड किया। अराउंड 268 BCE अशोका का शासन शुरू होता है। 185 BCE मौर्यन एम्पायर का एंड हो जाता है। फिर आते हैं शकाज, कुशानास और सतावाहनास, और circa 320 CE गुप्ता रूल की शुरुआत होती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इस चैप्टर में। पहली,
मौर्यन और गुप्ता पीरियड की डेट्स को मिक्स कर देते हैं। याद रखो, मौर्यंस पहले आते हैं। दूसरी, रूलर्स का सीक्वेंस भूल जाते हैं। चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसारा, फिर अशोका। तीसरी, गनास को मोनार्की समझ लेते हैं। रिमेंबर, गनास वर ओलिगार्कीज, नॉट मोनार्कीज। इन गलतियों से बचना है। तो एक अच्छा आंसर कैसे लिखें जिससे पूरे मार्क्स मिलें? देखो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी नहीं है, उसे अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। लेट्स लुक एट अ सिंपल स्ट्रक्चर। मान लो क्वेश्चन है, डिस्कस द राइज ऑफ मगधा। स्टेप 1, इंट्रोडक्शन। यहाँ आप की टर्म्स डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखेंगे कि मगधा 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल था। सिंपल। स्टेप 2, बॉडी पैराग्राफ 1। यहाँ आप अपना पहला पॉइंट देंगे एविडेंस के साथ, जैसे कि मगधा के ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस, फर्टाइल लैंड, रिवर्स। स्टेप 3, बॉडी पैराग्राफ 2। यहाँ सेकंड पॉइंट आएगा, जैसे कि उसके पॉलिटिकल एडवांटेजेस, एम्बिशियस रूलर्स, यूज ऑफ एलिफेंट्स। और स्टेप 4, कंक्लूजन। यहाँ आप अपने पॉइंट्स को समराइज करके लिखेंगे कि इन्हीं रीजंस की वजह से मगधा एक एम्पायर बना। सिंपल, स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी इफेक्टिव। तो हमने इस पूरी कहानी के सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं। लेट्स सी द कंप्लीट पिक्चर। हमने शुरुआत की जेम्स प्रिंसिप की डिस्कवरी से, जिसने हिस्ट्री के दरवाजे खोले। फिर हमने 6th सेंचुरी BCE में 16 महाजनपदास को देखा। उनमें से मगधा सबसे पावरफुल बनकर मौर्यन एम्पायर बना। हमने सोर्सेज और उनकी लिमिटेशंस को समझा और एंड में एक परफेक्ट आंसर लिखने का स्ट्रक्चर भी देखा। फेमस एपिग्राफिस्ट D.C. सिरकार ने कहा था, इंडियंस की लाइफ, कल्चर और एक्टिविटीज़ का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो इंस्क्रिप्शंस में ना झलकता हो। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। डू यू एग्री विद दिस, और आर देयर स्टोरीज दैट द स्टोन्स डोंट टेल? इसके बारे में ज़रूर सोचना। हेलो एवरीवन, आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया में टू अंडरस्टैंड किनशिप, कास्ट और क्लास। एक ऐसा दौर 600 BCE से 600 CE के बीच का, जब हमारी सोसाइटी की नींव रखी जा रही थी। मैटलैब, कैसे एक स्टोरी जैसे कि महाभारत सिर्फ एक लड़ाई की दास्तान नहीं, बल्कि उस टाइम के परिवार, समाज के नियम और लोगों की जिंदगी का एक पूरा रिफ्लेक्शन हो सकती है। आज हम इस चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे, इवेंट्स, उनके पीछे के कॉजेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे महाभारत से, ये समझने के लिए कि हिस्टोरियंस इसे कैसे यूज करते हैं। फिर हम पेट्रिलिनी की बात करेंगे, उसके बाद वर्णा सिस्टम को डिकोड करेंगे और वर्णा और जाति के बीच का फर्क समझेंगे। फिर देखेंगे जेंडर और प्रॉपर्टी का क्या कनेक्शन था, और एंड में किताबों में लिखी हिस्ट्री को जमीन से मिले सबूतों से कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। देखिए, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है। हिस्टोरियंस के लिए ये एक टाइम मशीन की तरह है, एक खिड़की जिससे वो इस दौर की सोसाइटी के अंदर झांक सकते हैं। सोचो जरा, 1 लाख से भी ज्यादा वर्सेस, ये इससे दुनिया के सबसे लंबे एपिक्स में से एक बनाता है। और ये एक बार में नहीं लिखा गया, इसे बनने में लगभग 1000 साल लगे। इसका मतलब ये है कि इस टेक्स्ट ने पूरे 1000 साल के सोशल चेंजेस को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया, बिल्कुल एक टाइम कैप्सूल की तरह। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में महाभारत के इतने सारे वर्जन्स थे कि असली कौन सा है ये कहना मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1919 में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसे लीड कर रहे थे स्कॉलर VS सुक्थांकर, और उनकी टीम को पूरे 47 साल लग गए इसका एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करने में। तो ये किया कैसे गया? बहुत ही केयरफुली। पहला स्टेप, पूरे इंडिया से, कश्मीर से तमिलनाडु तक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठे किए गए। फिर उन सब के श्लोकों को आपस में कंपेयर किया गया। जो श्लोक ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स में सेम थे, उन्हें सिलेक्ट करके मेन टेक्स्ट बनाया गया, और जो रीजनल डिफरेंसेस थे उन्हें फुटनोट्स में डाल दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री लिखना डिटेक्टिव के काम जैसा ही है। अब जब टेक्स्ट की बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर है, चलो इसके कंटेंट के कोर में चलते हैं। महाभारत एट इट्स हार्ट एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, रिश्तों और राजगद्दी के लिए। और इस पूरे झगड़े की जो जड़ है वो है कॉन्सेप्ट पैट्रिलिनिया, यानी पितृवंशिकता। ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें वंश या लिनियज पिता से बेटे तक जाता है, और पिता के बाद उनकी प्रॉपर्टी और गद्दे पर सिर्फ बेटों का ही हक होता है। महाभारत की पूरी कहानी, कौरवों और पांडवों की लड़ाई, इसी पैट्रिलिनी के आइडिया को सोसाइटी में और गहरा कर देती है। दोनों ही कुरु क्लैन के थे और थ्रोन पर अपना हक जता रहे थे। भले ही ये सिस्टम पहले से था, पर इस कहानी ने इस आइडिया को एक आइडियल बना दिया जिससे सब फॉलो करना चाहते थे। तो फैमिली से निकलकर अब देखते हैं पूरी सोसाइटी को।
उस टाइम के जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, जैसे धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास, वो एक आइडियल सोशल ऑर्डर बताते थे। इसी ऑर्डर को हम वर्णा सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को एक डिवाइन सैंक्शन देने के लिए इसका ओरिजिन ऋग्वेदा के पुरुष सूक्ता हिम से जोड़ा गया। इसके हिसाब से एक विराट पुरुष के बलिदान से 4 वर्ण पैदा हुए। उसके मुख से ब्राह्मणा, बाहों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये कोर्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इस डिवाइन ऑर्डर के मुताबिक सोसाइटी में 4 वर्णास थे। ब्राह्मणास का काम था पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रियस का काम था लंग करना और राज करना, वैश्यस का काम था खेती, व्यापार और पशुपालन, और शूद्रस का काम था ऊपर के तीनों वर्णास की सेवा करना। ये एक आदर्श सिस्टम बताया गया था जो जन पर आधारित था। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। क्या जमीन पर एक्चुअल सोसाइटी इतनी सिंपल थी? क्या सब लोग इन 4 बॉक्सेस में आराम से फिट हो जाते थे? बिल्कुल नहीं। रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। और यहीं पर वर्णा और जाति के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो, वर्णा सिर्फ 4 थे, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, लेकिन जातियों की कोई गिनती नहीं थी। जब भी कोई नया कम्युनिटी, जैसे जंगल में रहने वाले लोग या कोई नए क्राफ्ट्समैन सिस्टम के कांटेक्ट में आते, तो उन्हें एक नई जाति में डाल दिया जाता। जाति बर्थ पर बेस थी और अक्सर काम से जुड़ी होती थी, जैसे स्वर्णकारा यानी सुनार। तो जाति जमीन की असलियत को बेहतर दिखाती थी। इस पूरी हायरार्की में कुछ लोग सबसे नीचे थे, जिन्हें अनटचेबल्स या चंडालास कहा गया। उन्हें इतना इम्प्योर माना जाता था कि मनुस्मृति में उनके लिए बहुत सख्त नियम थे। जैसे उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने पड़ते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने पड़ते थे। और चाइनीज ट्रैवलर फायेन ने लिखा कि उन्हें शहर में आते वक्त एक क्लैपर बजाना पड़ता था ताकि दूसरे लोग उन्हें देखने से बच सकें। लेकिन क्या स्टेटस सिर्फ बर्थ से डिसाइड होता था? बुद्धिस्ट टेक्स्ट इस वर्णा सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। जैसे कि मजिमा निकाया में एक सवाल पूछा गया है, अगर एक शूद्र अमीर हो जाए, उसके पास पैसा हो, तो क्या ब्राह्मणा या क्षत्रिय उसे पोलाइटली बात नहीं करेंगे? ये हमें बताता है कि बर्थ के अलावा पैसा यानी वेल्थ भी सोशल स्टेटस का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो हमने वर्णा और जाति देखा, अब सोशल डिफरेंसेस का एक और एंगल देखते हैं, जेंडर। क्या मर्दों और औरतों का प्रॉपर्टी पर बराबर का हक था? मैन्युस्मृति के हिसाब से मर्दों के पास वेल्थ जमा करने के 7 तरीके थे, इनहेरिटेंस, खरीदना, जीतना, एटसेट्रा। लेकिन औरतों के लिए सिर्फ 6 तरीके थे, और वो भी ज्यादातर शादी में मिले गिफ्ट्स या अपने भाई, माँ या पिता से मिले तोहफे। इससे साफ पता चलता है कि जमीन जैसे रिसोर्सेज पर मर्दों का कंट्रोल कहीं ज्यादा था। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। एक हिस्टोरियन का काम क्या है? वो सिर्फ किताबों पर बिलीव नहीं करता, वो सबूत ढूंढता है। तो चलिए अब हम लिखी हुई हिस्ट्री को जमीन पर मिले सबूतों से कंपेयर करते हैं। आप सुनिए जरा महाभारत क्या कहती है हस्तिनापुरा के बारे में, कि ये शहर समुद्र की तरह था। सैकड़ों महल थे, इसकी शान इंद्रपुरी जैसी थी। कितना ग्रैंड डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने 1950s में मेरठ के पास हस्तिनापुरा में खुदाई की, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने घर मिले, एक सिंपल सी बस्ती, कोई बड़े महल नहीं। और यहीं एक हिस्टोरियन का रोल आता है, ये समझने का कि टेक्स्ट में जो लिखा है वो शायद कवि की कल्पना हो, और आर्कियोलॉजी हमें उस टाइम की रियलिटी के ज्यादा करीब ले जाती है। तो चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिकैप करते हैं। मान लीजिए वर्णा सिस्टम पर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपका आंसर कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में वर्णा सिस्टम को डिफाइन करो और पुरुषा सुक्ता का रेफरेंस दो। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में चारों वर्णास और उनके काम बताओ। सेकंड पैराग्राफ में एक काउंटर आर्गुमेंट दो, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट का एग्जाम्पल देकर बताओ कि वेल्थ भी इंपॉर्टेंट थी। और कंक्लूजन में लिखो कि वर्णा एक आइडियल फ्रेमवर्क था, लेकिन असलियत में जाति और वेल्थ भी स्टेटस डिसाइड करते थे। ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बनाए गए ये सोशल रूल्स और कैटेगरीज क्या आज भी किसी ना किसी फॉर्म में हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? इस पर जरूर सोचना। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो पत्थरों से शुरू होती है और इंसानी सोच की एक ऐसी क्रांति तक जाती है जिसकी गूंज हम आज तक सुन सकते हैं। ये सवाल इस पूरे चैप्टर का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, एक मॉन्यूमेंट जो बोल नहीं सकता, वो अपने टाइम की सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ी रेवोल्यूशन की आवाज कैसे बन गया? एक स्तूपा के अंदर आखिर कितने राज छिपे हो सकते हैं? इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं।
आज हम इस चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स इन बिल्डिंग्स को पूरी तरह से कवर करेंगे, इवेंट्स, उनके कॉजेज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है, सांची स्तूपा के पीछे की रेवोल्यूशनरी सोच और इसको बचाने की उस अजीबोगरीब कहानी को डिटेल में समझना। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सांची के मिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, फिर उस दौर की सोच में डुबकी लगाएंगे जिसने इस मॉन्यूमेंट को जन्म दिया। हम जैनिज्म और बुद्धिज्म की कोर टीचिंग्स को समझेंगे और फिर इस धरोहर को बचाने की सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एकदम सॉलिड तरीके से रिवाइज करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सांची के राज के बारे में। इसे बस एक ओल्ड बिल्डिंग की तरह मत देखो, ये एक हिस्टोरिकल पजल है, एक मिस्ट्री है जिसे हम आज मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। और किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अहम सवाल पूछने पड़ते हैं। तो ये मॉन्यूमेंट आखिर बनाया ही क्यों गया? इस बड़े से टीले के अंदर है क्या? इसको बनाने के लिए पैसे किसने दिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और ये बच कैसे गया? इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। लेकिन देखो, सांची क्या है ये आगे की बात है। पहले ये समझना जरूरी है कि सांची क्यों है, और इस क्यों का जवाब उस दौर की थिंकिंग में छिपा है। तो चलो टाइम ट्रैवल करते हैं एक नए युग की शुरुआत में। ये जो टाइम था ना, यानी 600 BCE के आसपास का, ये पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन चल रहा था। ईरान में ज़राथुस्ट्रा, चाइना में कॉन्गजी, ग्रीस में सोक्रेटिस और रहम इंडिया में महावीरा और बुद्धा जैसे कई थिंकर्स लाइफ के सबसे डीप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे। अब ये स्लाइड एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम चेंज था। एक तरफ थी वैदिक ट्रेडिशन जहां आपका जन्म, आपकी कास्ट सब कुछ डिसाइड करती थी, लेकिन दूसरी तरफ इन नए थिंकर्स ने कहा नहीं, मुक्ति का रास्ता हर इंसान के अपने हाथ में है। पावर सोसाइटी से शिफ्ट होकर इंडिविजुअल पर आ रही थी। आपका जन्म नहीं, आपके कर्म आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। सोचो, ये आइडिया उस टाइम के लिए कितना रेवोल्यूशनरी रहा होगा। इस नई सोच के तूफान से इंडिया में दो मेजर ट्रेडिशंस निकल कर आईं, जैनिज्म और बुद्धिज्म। इनके थिंकर्स ने लोगों को जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। जैनिज्म में तीर्थंकारा का कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। लिटरल मीनिंग है वो जो लोगों को इस भवसागर से, यानी इस दुनिया रूपी नदी के पार ले जाए। वर्धमाना महावीरा 24th तीर्थंकारा थे। उनसे पहले 23 और टीचर्स इस रास्ते को दिखा चुके थे। जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल है अहिंसा, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को चोट ना पहुंचाना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई प्लांट। इसके साथ साथ कर्मा के साइकिल से आज़ादी पाने के लिए दुनिया को छोड़ देना, यानी एस्थेटिसिज्म और पेनेंस भी एक सेंट्रल आइडिया था। और दूसरी तरफ थे सिद्धार्था, जो आगे चलकर बुद्धा कहलाए। एक राजा के बेटे थे, महल की चारदीवारी में एक प्रोटेक्टेड लाइफ जी रहे थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार इंसान और एक डेड बॉडी को देखा, तो उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई ने अंदर से हिलाकर रख दिया। और बस उसी सच की खोज में वो अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। एनलाइटमेंट मिलने के बाद बुद्धा ने अपनी कोर टीचिंग्स दी। उनके हिसाब से ये दुनिया अनिच्छिका है, मतलब टेम्पररी, हर चीज बदल रही है। ये अनाता है, यानी इसमें कोई परमानेंट सोल नहीं है, और ये दुखा से भरी है, यानी सौरो से। तो इसे ऊपर उठने का रास्ता क्या है? बुद्धा ने कहा मिडिल पाथ, मॉडरेशन और इंडिविजुअल एफर्ट का रास्ता, जिससे निब्बाना यानी मुक्ति हासिल की जा सकती है। चलो अब इन सारे फिलोसॉफिकल आइडियाज को वापस अपने मेन मिस्ट्री से जोड़ते हैं, सांची स्तूपा से। सवाल यह है कि ये जो नई सोच थी, ये आम लोगों तक पहुंची कैसे? और जवाब इन्हीं पत्थरों में लिखा हुआ है। तो स्तूपा आखिर होता क्या है? बेसिकली ये एक माउंट जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बुद्धा के रेलिक्स, जैसे उनके बॉडीली रिमेन्स या उनके इस्तेमाल की हुई चीजें दफनाई जाती थीं। ये एक बहुत ही सीक्रेट स्पेस माना जाता था। वैसे स्तूपा बनाने का ट्रेडिशन बुद्धा से पहले भी था, लेकिन ये बुद्धिज्म से इतना ज्यादा जुड़ गया कि अब ये उसी का एक सिंबल बन गया है। और ये इमेज सब कुछ क्लियर कर देती है। देखो, स्तूपा सिर्फ प्लेन बिल्डिंग्स नहीं थे, उनकी गेटवेज और रेलिंग्स पर ऐसी ब्यूटीफुल कार्विंग्स होती थीं। ये कार्विंग्स क्या हैं? ये जातक टेल से ली गई कहानियां हैं, जो बुद्धा के पिछले जन्मों की स्टोरीज हैं। तो एक तरह से ये पत्थर की बनी स्टोरी बुक्स थीं, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स टीचिंग्स को आम लोगों के लिए सिंपल, इंटरेस्टिंग और एक्सेसिबल बना दिया।
अब हमारी कहानी एक टाइम जंप लेती है सीधा 19th सेंचुरी में। सांची स्तूप बन तो गया, पर उसका बच जाना भी अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। ये सेक्शन उसी प्रेजर्वेशन की फैसिनेटिंग स्टोरी के बारे में है। 19th सेंचुरी तक सांची के रूइंस डिस्कवर हो चुके थे और यूरोपियंस का इंटरेस्ट इसमें बहुत बढ़ गया था, इतना कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही इसका सबसे खूबसूरत ईस्टर्न गेटवे उखाड़कर अपने देश के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे। एक रेस शुरू हो गई थी और सांची का वजूद दांव पर लगा था। और तब आती हैं हमारी स्टोरी की हीरोज, भोपाल की बेगम्स, शाहजहां बेगम और उनके बाद सुल्तान जहां बेगम। इनकी समझदारी और इनके डिसीजंस ने ही सांची को उस खतरे से बचाया। और यहाँ शाहजहां बेगम ने जो किया ना, वो ब्रिलियंट डिप्लोमेसी थी। उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने एक ऐसी स्मार्ट मूव चले कि सब देखते रह गए। उन्होंने ओरिजिनल गेटवे देने के बजाय फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को उसके केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टिक कास्ट कॉपीज, यानी इतने परफेक्ट रेप्लिकास बनवाकर दे दिए कि वो खुशी खुशी मान गए। सोचो, इस एक डिसीजन ने सांची को बचा लिया। और इतना ही नहीं, इन बेगम्स ने सांची में एक म्यूजियम, गेस्ट हाउस और जॉन मार्शल के रिसर्च की पब्लिकेशन को भी फंड किया। ओके, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम प्रेपरेशन। ध्यान देना, इस सेक्शन में हम इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे, जो आपको आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल आने चाहिए। स्तूपा, तीर्थंकरा, निबाना हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चैत्य बेसिकली एक प्रेयर हॉल होता था जिसके एंड में एक स्तूपा होता है। और हागियोग्राफी ये किसी संत या रिलीजियस लीडर की स्पेशल बायोग्राफी होती है जो उनकी लाइफ और टीचिंग्स को ग्लोरीफाई करती है। इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना। और ये टाइमलाइन ये आपके दिमाग में पूरी क्रोनोलॉजी सेट कर देगी। देखो कैसे अर्ली वैदिक ट्रेडिशन से शुरू होकर 6th सेंचुरी BC में जैनिज्म और बुद्धिज्म का इमर्जेंस होता है, और उसके बाद स्तूपास और टेम्पल्स बनने शुरू होते हैं। हिस्ट्री में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो सांची हमें सिखाता है कि कैसे एक आइडिया, एक फिलॉसफी पत्थरों में एक हमेशा के लिए जिंदा कहानी बन सकते हैं। अब आप सोचिए, आज के दौर की ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स हैं जो 1000 साल बाद लोगों को हमारे टाइम की कहानी बताएंगे? इस सवाल के साथ मैं ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करता हूँ। सोचते रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि पान और नारियल जैसी आम चीजें जो हमारे लिए इतनी कॉमन हैं, वो किसी बाहर से आए हुए ट्रैवलर के लिए रिमार्केबल यानी कि अजीब और अनोखी हो सकती हैं? इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो आज हमारा चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। हम समझेंगे कि 10th से 17th सेंचुरी के बीच जब अलग अलग देशों से लोग इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ की सोसाइटी को कैसे देखा, क्या समझा और अपने अकाउंट्स में क्या लिखा। बेसिकली हर ट्रैवलर का देखने का एक अलग चश्मा था, एक अलग नजरिया था। देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले 3 मेजर ट्रैवलर्स को समझेंगे: अल-बिरूनी द स्कॉलर, इब्न बतूता द एक्सप्लोरर और बर्नियर द क्रिटिक। उसके बाद हम इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम आंसर्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और फाइनली एक क्विक रिकैप और टाइमलाइन से इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल-बिरूनी से। इनका जो चश्मा था वो एक स्कॉलर का, एक विद्वान का था। वो इंडिया को घूम फिर कर एक्सपीरियंस करने से ज्यादा यहाँ के ग्रंथों और किताबों के थ्रू समझना चाहते थे। तो अल-बिरूनी द कौन? वो 973 में आज के उज़्बेकिस्तान के ख़वारिज़्म में पैदा हुए थे। सुल्तान महमूद के साथ वो एक बंदी यानी हॉस्टेज बनकर गज़नी आए, पर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी लैंग्वेजेस पर कमांड: अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और सबसे इम्पॉर्टेंट संस्कृत। उन्होंने कई साल यहाँ ब्राह्मणा पुरोहितों और विद्वानों के साथ बिताए और अपनी फेमस किताब किताबुल हिंद लिखी। अब ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका लिखने का स्टाइल बिल्कुल यूनिक था, एकदम प्रिसाइज, जैसे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो। हर चैप्टर एक सवाल से शुरू होता था, फिर वो संस्कृत ग्रंथों के बेसिस पर उसका डिस्क्रिप्शन देते थे और आखिर में उसे दूसरे कल्चर्स के साथ कंपेयर करते थे। एक बहुत ही सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। उनकी जो किताब है किताबुल हिंद, वो सिंपल अरबिक में लिखी गई एक काफ़ी बड़ी बुक थी। इसमें टोटल 80 चैप्टर्स थे और इसने इंडिया के लगभग हर एस्पेक्ट को कवर किया: रिलीजन, फिलॉसफी, रिवाज, सोशल लाइफ, कानून, यहाँ तक कि नापतोल यानी मेट्रोलॉजी को भी। आप इसे उस टाइम की एक एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं।
और उन्होंने अपनी किताब लिखने का मकसद बिल्कुल साफ-साफ बताया था। उनका कहना था कि ये किताब उन लोगों के लिए एक हेल्प है जो हिंदूज के साथ रिलीजियस टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहते हैं और उनके लिए इन्फॉर्मेशन का एक खजाना है जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब उनका गोल सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं बल्कि समझना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैवलर इब्न बतूता पर। इनका चश्मा अल-बिरूनी से एकदम अलग था। ये एक एक्सप्लोरर थे, एक एडवेंचरर जिनको नई और अनोखी चीजें देखने का, उन्हें अनुभव करने का शौक था। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में मोरक्को से आए थे और उनके लिए किताबों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था पर्सनल एक्सपीरियंस। जहां अल-बिरूनी किताबों में सच ढूंढ रहे थे, वहीं इब्न बतूता का मानना था कि असली ज्ञान तो दुनिया को अपनी आंखों से देखकर ही मिलता है। और उनकी ट्रैवल्स का स्केल तो देखिए, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, लगभग पूरी इस्लामिक दुनिया घूमकर वो 14th सेंचुरी में दिल्ली पहुंचे थे। उन्हें ट्रैवल करने का जुनून था, एक ऐसी प्यास थी जो कभी बुझती नहीं थी। लेकिन उस जमाने में ट्रैवल करना बिल्कुल आसान नहीं था। ये पेंटिंग उस दौर के एक बहुत बड़े खतरे को दिखाती है। रॉबर्स यानी लुटेरे। लोग ग्रुप्स में, काफिलों में चलते थे। फिर भी लंबे सफर पर लुटेरों का हमला एक आम बात थी। इब्न बतूता को खुद कई बार ऐसी डेंजरस सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। और इस एडवेंचर के पीछे एक ह्यूमन साइड भी था। जब वो ट्यूनिस पहुंचे तो उन्होंने लिखा कि अकेलेपन के कारण उनका दिल इतना दुखी हुआ कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोए। तो इससे पता चलता है कि इतने बड़े ट्रैवलर भी कभी कभी होम सिक और लोनली फील करते थे। तो आखिर इंडिया में आकर उन्हें क्या चीजें अजीब लगीं? वही जो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे कि नारियल, जिसे उन्होंने इंसान के सर जैसा बताया, या फिर पान, जो उनके लिए एक बहुत ही अनयूजुअल चीज थी। उन्हें इंडिया के शहर अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए लगे और यहाँ का पोस्टल सिस्टम यानी कुलूग उन्हें बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट लगा। और अब आते हैं हमारे तीसरे ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर। इनके आने से डिस्कशन में एक बिल्कुल नया मोड़ आ जाएगा। इनका नजरिया ना तो स्कॉलर का था ना एक्सप्लोरर का, ये एक क्रिटिक थे, एक आलोचक। बर्नियर 17th सेंचुरी में फ्रांस से आए थे। वो एक डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे और उनका मेन काम था कंपैरिजन। वो जो कुछ भी मुगल इंडिया में देखते थे उसकी तुलना यूरोप से, खासकर फ्रांस से करते थे और उनका कंपैरिजन अक्सर इंडिया के लिए नेगेटिव होता था। अब देखिए, ये उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था और उनके पूरे अकाउंट का बेस भी। उनके मुताबिक मुगल इंडिया में सारी जमीन का मालिक बादशाह था, यानी क्राउन ओनरशिप, और इसकी वजह से जमीन बर्बाद हो रही थी। जबकि यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम था, जिसकी वजह से वहां प्रॉस्पेरिटी और इंप्रूवमेंट थी। और इस कोट से उनकी क्रिटिसिज्म की इंटेंसिटी का पता चलता है। उन्होंने यूरोपियन राजाओं को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मुगल मॉडल फॉलो किया तो वो रेगिस्तानों और वीरानों के भिखारियों और बार्बरों के राजा बनकर रह जाएंगे। मतलब उनका मकसद सिर्फ लिखना नहीं बल्कि यूरोपियन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना भी था। बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को भी दो एक्सट्रीम्स में देखा। उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि इंडिया में कोई मिडिल स्टेट नहीं है, यानी यहाँ या तो बहुत ही ज्यादा अमीर रूलिंग क्लास है या फिर बेहद गरीब लोग। उनके हिसाब से कोई मिडिल क्लास था ही नहीं। तो चलिए अब सीधे एग्जाम के पर्सपेक्टिव पर आते हैं और इन तीनों ट्रैवलर्स को कंपेयर करते हैं। हाई मार्क क्वेश्चंस में अक्सर इनका कंपैरेटिव एनालिसिस ही पूछा जाता है, सो पे क्लोज अटेंशन। ये टेबल आपके 5 मार्कर आंसर के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड अलग है, 11th, 14th और 17th सेंचुरी। ओरिजिन अलग है, उज़्बेकिस्तान, मोरक्को, फ्रांस, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका ऑब्जेक्टिव यानी मकसद अलग है। अल-बिरूनी का टेक्स्ट को समझना, इब्न बतूता का अनोखी चीजों को एक्सप्लोर करना और बर्नियर का यूरोप से कंपेयर करना, इनके राइटिंग स्टाइल और इंडिया को देखने के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो अब एक क्विक रिकैप करते हैं सारे मेन पॉइंट्स का और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इससे कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं। सबसे पहले 11th सेंचुरी में अल-बिरूनी, उसके काफ़ी बाद 14th सेंचुरी में इब्न बतूता और फिर 17th सेंचुरी में बर्नियर। बीच में अब्दुल रज़ाक जैसे और भी ट्रैवलर्स आए, बट हमारे फोकस ये 3 हैं। इनका सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा। तो इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि हर ट्रैवलर एक जगह को अपने चश्मे या लेंस से देखता है। अल-बिरूनी स्कॉलर के लेंस से, इब्न बतूता एक्सप्लोरर के लेंस से और बर्नियर एक क्रिटिक के यूरोपियन लेंस से। इसलिए इनके अकाउंट्स वैल्यूएबल तो हैं, पर हमें उन्हें हमेशा क्रिटिकली पढ़ना चाहिए, उनके बैकग्राउंड और बायसेस को समझते हुए। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, सोचिएगा ज़रूर, इन तीनों ट्रैवलर्स में से किसका अकाउंट आपको उस टाइम की इंडियन सोसाइटी की सबसे रियल तस्वीर देता है?
क्या वो अल-बिरूनी की किताबी समझ है, इब्न बतूता का हैरत भरा अनुभव, या फिर बर्नियर का क्रिटिकल कंपैरिजन? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अपने थॉट्स को पॉइंट्स में स्ट्रक्चर करने की कोशिश कीजिए। यह आपके आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक तरफ थे ब्राह्मणिकल रूल्स जो काफी स्ट्रिक्ट और ग्रंथों पर बेस्ड थे, और दूसरी तरफ थी आम इंसान की डिवोशन जो किसी किताब की नहीं, सीधे दिल से निकलती थी। और इन्हीं दो दुनियाओं के टकराव और मिलन की कहानी है ये चैप्टर। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। हम ट्रैवल करने वाले हैं लगभग 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, यानी सोचिए पूरे 1000 साल की हिस्ट्री। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है, इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये है हमारी आज की भक्ति यात्रा का रोड मैप। हम शुरू करेंगे भक्ति के फाउंडेशन से, फिर देखेंगे साउथ इंडिया में इसकी लहर कैसे उठी, फिर कर्नाटका में हुए सोशल रेवोल्यूशन को समझेंगे, उसके बाद सूफिज्म के इन्फ्लुएंस को जानेंगे, और फिर देखेंगे नॉर्थ इंडिया में इन सब का संगम कैसे हुआ। और हाँ, एंड में सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम के लिए सब कुछ रिवाइज करेंगे। ओके, तो सेक्शन 1, भक्ति का फाउंडेशन। देखिए, किसी भी मूवमेंट को समझने के लिए ना पहले उस सोसाइटी को समझना जरूरी है जहां से वो मूवमेंट निकला। भक्ति अचानक से नहीं आई, इसके पीछे एक पूरा सोशल कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। इसे नोट डाउन कर लो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेट ट्रेडिशंस का मतलब है प्रीस्ट्स और राजाओं के बड़े बड़े रिचुअल्स जो ग्रंथों पर बेस्ड थे, और लिटिल ट्रेडिशंस का मतलब है आम लोगों के, किसानों के लोकल कस्टम्स और बिलीव्स। अब क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये दोनों ट्रेडिशंस एकदम अलग थलग नहीं थे, इनके बीच कांस्टेंट इंटरैक्शन चलता रहता था, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे। तो ये इंटरैक्शन होता कैसे था? ऐसे इमेजिन करो जैसे 2 नदियां मिल रही हैं। पहली नदी थी ब्राह्मणिकल आइडियाज की। ब्राह्मणाज ने पुराणास जैसी कहानियों को सिंपल संस्कृत में लिखकर आम लोगों तक, यहाँ तक कि विमेन और शूद्रास तक पहुंचाया, जिनके लिए वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था। और दूसरी नदी थी आम लोगों के बिलीव्स की। ब्राह्मणाज ने इन लोकल बिलीव्स को एक्सेप्ट किया और उन्हें अपने सिस्टम में जगह दी। जैसे किसी गांव की देवी को विष्णु या शिवा जैसे बड़े देवता की पत्नी का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से एक हाई कल्चर और एक लोकल कल्चर आपस में इंटीग्रेट हो रहे थे। चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं सीधा साउथ इंडिया से, स्पेसिफिकली तमिलनाडु, जहां से भक्ति मूवमेंट की एक जबरदस्त लहर उठी। यही इसका एपिसेंटर था। यहाँ 2 मेजर ग्रुप्स सामने आए। एक थे अल्वार्स जो विष्णु के डिवोटीज थे, और दूसरे थे नयनार्स जो शिवा के डिवोटीज थे। ये इनका फंडामेंटल डिफरेंस था, लेकिन इनकी कॉमनैलिटी क्या थी? ये दोनों ही पोएट्स सेंट्स थे जो गांव-गांव घूमकर अपनी लोकल लैंग्वेज यानी तमिल में डिवोशन का मैसेज फैला रहे थे। ये कोई कॉम्प्लेक्स संस्कृत में नहीं, बल्कि आम आदमी की भाषा में दिल से बात कर रहे थे। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, नो, इट वॉज अ पावरफुल सोशल प्रोटेस्ट। इन सेंट्स में ब्राह्मणास भी थे, आर्टिजन्स और किसान भी थे, और कुछ तो उन कास्ट से भी आते थे जिन्हें अनटचेबल माना जाता था। सोचो ये उस टाइम के लिए कितनी बड़ी, कितनी रेवोल्यूशनरी बात थी। इन लोगों ने इतने पावरफुल हिम्स क्रिएट किए कि उनके कॉम्पोजिशंस को तमिल वेदा तक कहा जाने लगा। उन्हें वेदास के बराबर इंपॉर्टेंट माना गया। एंड दिस राइट हियर वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। और इस मूवमेंट में सिर्फ मर्द नहीं थे, विमेन सेंट्स ने तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स को डायरेक्टली चैलेंज किया। एक ऐसी ही पावरफुल वॉइस थी कराइकल अम्मैयार की, जो शिवा की डिवोटी थी। वो खुद को डिस्क्राइब करते हुए कहती हैं, एक फीमेल पेया यानी डीमन, जिसकी नसें उभरी हुई हैं, जिसके 2 दांत बाहर निकले हैं, जो अलंकातु के जंगल में भटकती है। यही है कराइकल अम्मैयार, हमारी माँ। और ये देखिए उनकी इमेज। उन्होंने सुंदरता, शादी, सोशल ऑब्लिगेशन सब कुछ त्याग दिया एक एक्सट्रीम एस्थेटिक का पाथ चुनकर। उनका ये रूप, उनका ये डिसीजन उस टाइम के सोसाइटल नॉर्म्स पर एक सीधा प्रहार था। उनका होना ही अपने आप में एक चैलेंज था। चलिए अब भक्ति की इस नदी के साथ थोड़ा नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, कर्नाटका में। यहाँ आकर ये डिवोशन की धारा और भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो जाती है। इस सवाल को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि वीराशैव मूवमेंट इसका एक परफेक्ट जवाब है। ये सब डिवोशन नहीं था, ये एक कंप्लीट सोशल रेवोल्यूशन था। सो इस मूवमेंट को, जिसे वीराशैविज्म कहते हैं, उसे लीड किया बसवन्ना ने,
और उनके फॉलोअर्स को लिंगायत्स कहते हैं। अब इनके रिफॉर्म्स देखिए, दीज आर एब्सोल्यूट की पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम आंसर। उन्होंने कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल पोल्यूशन के आइडिया को सीधा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रीबर्थ की थियोरी पर सवाल उठाए, धर्मशास्त्रों में लिखे क्रीमेशन जैसे रिचुअल्स को रिजेक्ट किया और अपने डेड को दफनाने लगे। और सबसे रेडिकल, उन्होंने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विडो रीमैरिज को इनकरेज किया। ये सब उस टाइम के धर्मशास्त्र के बिल्कुल अगेंस्ट था। अब तक हम भक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन 13वीं सेंचुरी आते आते दिल्ली सल्तनत के आने के साथ एक नया स्पिरिचुअल आइडिया, इस्लाम का एक मिस्टिक रूप इंडिया में एंटर हुआ। इस नई खुशबू का नाम था सूफिज्म। सूफीज का लोगों से कनेक्ट करने का तरीका ही अलग था। उन्होंने लोकल कल्चर को एम्ब्रेस किया। वो हिंदवी यानी आम लोगों की भाषा में बात करते थे। बाबा फरीद जैसे सूफीज ने लोकल पंजाबी में वर्सेस लिखे जो आज गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा है। उन्होंने डिवाइन लव को समझाने के लिए इंसानी प्रेम कहानियों का सहारा लिया, जिन्हें मसनवी कहते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। डेक्कन में तो उन्होंने दाखनी भाषा में लोरियां और शादी के गीत तक लिख दिए। और हाँ, उन्होंने लोकल भक्ति ट्रेडिशन से भी बहुत इंस्पिरेशन ली। ऑलराइट, अब हम अपनी यात्रा के फाइनल स्टेज पर हैं, नॉर्थ इंडिया। यहाँ आकर साउथ की भक्ति, कर्नाटका का रेवोल्यूशन और सेंट्रल एशिया से आया सूफिज्म, ये सारी धाराएं आपस में मिल जाती हैं। एक खूबसूरत संगम होता है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये मनिका वाचिकार की है, एक नयानार सेंट। ये उस पुरानी भक्ति ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो आप सूफिज्म और दूसरे नए विचारों के साथ इंटरैक्ट कर रही थी। नॉर्थ इंडिया इस दौर में एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट बन गया था, जहां अलग अलग आइडियाज आपस में मिल रहे थे। और इस संगम का, इस सिंथेसिस का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? ऑफ कोर्स कबीरदास जी। उनकी टीचिंग्स में आपको भक्ति का रस भी मिलेगा, सूफिज्म का इश्क भी, और सोसाइटी पर एक तीखा वार भी। वो किसी एक ट्रेडिशन से बंधे नहीं थे। उन्होंने सबसे बेहतरीन आइडियाज लिए और उन्हें आम आदमी की भाषा में पेश किया। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा एग्जाम मोड में आते हैं, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद इस इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में, एक आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है, दैट्स द रियल डील, राइट? मान लीजिए आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति सेंट्स ने कास्ट सिस्टम को कैसे क्रिटिक किया, तो आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। स्टेप 1, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो कि भक्ति मूवमेंट्स ने सोशल हायरार्की को चैलेंज किया। स्टेप 2, पॉइंट 1, साउथ इंडिया का एग्जाम्पल दो, अलवर्स और नायनार्स का, जिन्होंने अनटचेबल कास्ट के सेंट्स को भी इंक्लूड किया। स्टेप 3, पॉइंट 2, कर्नाटका के एग्जाम्पल दो, बसवन्ना के वीराशेवास का, जिन्होंने डायरेक्टली कास्ट और पोल्यूशन को रिजेक्ट किया। एंड फाइनली स्टेप 4, एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दो कि भक्ति ने आम आदमी को सोशल क्रिटिक के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। दैट्स इट, अ सिंपल स्ट्रक्चर्ड आंसर फॉर फुल मार्क्स। स्टूडेंट्स अक्सर टाइमलाइंस में गलती करते हैं, इसलिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इससे आपको क्रोनोलॉजिकल फ्लो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले तमिलनाडु में नयनार्स, फिर 12वीं सेंचुरी में कर्नाटका में बसवन्ना, 13वीं सेंचुरी में सूफिज्म का आगमन, और 15वीं सेंचुरी में इन सबका सिंथेसिस कबीर के रूप में। सीक्वेंस याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारी भक्ति सूफी ट्रेडिशंस की यात्रा। लेकिन एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। इतनी सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी कबीर के दोहे और बाबा फरीद की बाणी हमें इतना इंस्पायर क्यों करती है? कैसे उनकी बातें आज भी मजहब और जात से ऊपर उठकर हम सबको आपस में जोड़ती हैं? सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज एक ऐसी शानदार एम्पायर की कहानी में चलते हैं जिसके नाम में ही जीत है। We're talking about विजयनगर, जिसका मतलब है द सिटी ऑफ विक्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा शहर, एक थ्राइविंग एम्पायर, बस वक्त के साथ गायब कैसे हो सकती है? इमेजिन करो, एक जगह जहां के बाजारों में हीरे मोती ऐसे बिकते थे जैसे आज सब्जी बिकती है। वो जगह अचानक से एकदम खामोश खंडर कैसे बन गई? इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं। विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके कॉजेज और उनके कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये जो आपको स्क्रीन पर पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ टूटे फूटे खंडर नहीं है। इनकी दीवारों में एक पूरी ग्रैंड एम्पायर की कहानी छुपी है। हम बात कर रहे हैं विजयनगरा की, जिसका मतलब ही होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। और आज इन्हीं खामोश रुइंस को हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम हम्पी की स्टोरी से शुरू करेंगे, उसकी डिस्कवरी, उसके रूलर्स, फिर सिटी लाइफ,
कुछ की टर्म्स और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं, पूरा चैप्टर मास्टर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, हम्पी, अ लॉस्ट एम्पायर स्टोरी। ये एक ऐसे एम्पायर की कहानी है जो तबाह तो हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में, उनकी यादों में हमेशा जिंदा रही। तो विजयनगरा एम्पायर अपने फुल ग्लोरी में थी 14 से लेकर 16 सेंचुरी तक। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बट फिर 1565 में एक क्रूशल बैटल के बाद इस शहर को पूरी तरह से लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया और लोग इसे छोड़कर चले गए। कैन यू इमेजिन, एक जीता जागता बसलिंग कैपिटल शहर एकदम वीरान। सो एक इंटरेस्टिंग सवाल, ये हम्पी नाम आया कहाँ से? वेल, ये वहाँ की लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी के नाम से निकला है। सो पंपा देवी से हम्पी। देखा, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और बैटल्स नहीं है, इट्स डीपली कनेक्टेड टू पीपल्स बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। अब स्टोरी में एक डिटेक्टिव की एंट्री होने वाली है, क्योंकि सवाल यह है कि इतना बड़ा शहर जो गायब हो गया था, आखिर उसे ढूंढा किसने? हाउ डिड इट कम बैक इनटू द लाइमलाइट? और ये हैं हमारे हीरो, हमारे हिस्टोरिकल डिटेक्टिव कर्नल कॉलिन मैकेंजी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक इंजीनियर और सर्वेयर थे। साल था 1800 जब उन्होंने इन रून्स को ऑफिशियली दुनिया के सामने लाया। इट वॉज हिज क्यूरियोसिटी जिसने हम्पी की पूरी कहानी को हिस्ट्री के पन्नों में वापस जिंदा कर दिया। तो मैकेंजी ने आखिर किया क्या? उनका मेथड क्या था? इट वॉज ब्रिलियंट एक्चुअली। स्टेप 1, उन्होंने साइट का पहला प्रॉपर सर्वे मैप तैयार किया। स्टेप 2, वो लोकल टेम्पल्स के प्रीस्ट के पास गए और उनसे सदियों से चली आ रही कहानियां, ओरल ट्रेडिशंस को कलेक्ट किया। स्टेप 3, मंदिरों की दीवारों पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे थे उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें स्टडी करना शुरू किया। एंड फाइनली स्टेप 4, उन्होंने इन सारी फाइंडिंग्स को फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के साथ क्रॉस चेक किया। सो इट वाज लाइक अ प्रॉपर फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन। चलो, अब टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चलते हैं, उस टाइम जब ये एम्पायर इन इट्स फुल ग्लोरी था। लेट्स टॉक अबाउट द की प्लेयर्स, द रूलर्स, द राइवल्स, द होल पॉलिटिकल ड्रामा। और ये नाम, ये आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। इस एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी दो भाइयों ने, हरिहरा और बुक्का, और साल था 1336। ये फैक्ट एकदम याद कर लो। अब इस स्लाइड से उस टाइम का पूरा पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन समझते हैं। देखो, सेंटर में थे विजयनगरा किंग्स, जिन्हें रयाज कहा जाता था। उनके राइवल्स कौन थे? नॉर्थ में डेक्कन सुल्तान्स और ईस्ट में उड़ीसा के गजपति रूलर्स। और इन सब के बीच कांस्टेंट कंपटीशन था। किस चीज के लिए? फर्टाइल रिवर वैलीज और ट्रेड रूट्स के लिए। और स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। एम्पायर के अंदर ही पावरफुल मिलिट्री चीफ्स थे जिन्हें कहते थे नायकास। तो बेसिकली बाहर भी दुश्मन, अंदर भी पावर स्ट्रगल। इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। राइट, अब चलते हैं इस मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी के एक वर्चुअल टूर पर। लेट्स सी कि वहां लाइफ कैसी थी, वहां का आर्किटेक्चर कैसा था। जस्ट लिसन टू दिस। एक पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पाएज उस टाइम विजयनगर आए थे, और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, इस गली में बहुत से सौदागर रहते हैं और यहां तुम्हें हर तरह के रूबीज, डायमंड्स, एमरल्ड्स और पर्ल्स मिलेंगे। जस्ट इमेजिन दैट। ये कोट हमें एक छोटी सी झलक देता है कि वो शहर कितना रिच, कितना वाइब्रेंट और कैसा कमर्शियल हब था। अब आर्किटेक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये हैं गोपुरम्स। बेसिकली टेम्पल्स के एंट्रेंस पर बनाए गए मैग्निफिसेंट, मैसिव, रॉयल गेटवेज। और ये सिर्फ दरवाजे नहीं थे, नो, ये रूलर की पावर, उनकी वेल्थ और उनके प्रेस्टीज का एक स्टेटमेंट थे। द बिगर द गोपुरम, द मोर पावरफुल द किंग। रॉयल सेंटर के बिल्कुल बीच में एक और जबरदस्त स्ट्रक्चर था, द महानावामी दिब्बा। सोचकर देखो, एक बहुत ही बड़ा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, जहां महानावामी फेस्टिवल के टाइम राजा बैठकर आर्मी की परेड, रेसलिंग मैचेस और दूसरे रिचुअल्स देखते थे। तो द की टेकअवे इज, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, ये रॉयल पावर को डिस्प्ले करने का एक स्टेज था, एक सेंटर फॉर पब्लिक सेलिब्रेशंस एंड अथॉरिटी। ऑलराइट, चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये सेक्शन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। विल लॉक डाउन द की डेट्स एंड की टर्म्स वंस एंड फॉर ऑल। तो हम्पी की रीडिस्कवरी की कहानी टाइमलाइन में कैसे देखती है? देखो, 1800 में कर्नल मैकेंजी ने साइट विजिट की। फिर लगभग 56 साल बाद 1856 में इसके पहले डिटेल फोटोग्राफ्स लिए गए। 1902 में कंजर्वेशन का काम शुरू हुआ और फिर एक बहुत बड़ा मोमेंट आया 1986 में, जब यूनेस्को ने हम्पी को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। ये पूरा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दो टर्म्स जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, रियाज और नायाकाज। सिंपल है,
रियाज द रूलर्स, द किंग्स ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, और नायकाज वो पावरफुल मिलिट्री चीफ्स थे जिनके पास अपने किले और अपनी सेना होती थी। बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन एग्जाम में 1 मार्क का फर्क डाल सकता है। तो हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर। इस नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करें? लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम रेडी आंसर राइटिंग। सो लेट्स से आपके एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, विजयनगरा की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या सोर्सेज हैं? तो आपका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सिंपल, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो। पॉइंट 1 आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, पॉइंट 2 इंस्क्रिप्शंस, पॉइंट 3 ओरल ट्रेडिशंस और पॉइंट 4 फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स। और हाँ, एंड में एक सॉलिड कंक्लूजन लिखना मत भूलना। फॉलो दिस स्ट्रक्चर एंड यूल गेट फुल मार्क्स। तो ठीक है, हमने राजाओं की बात की, लड़ाइयों की बात की, बड़े बड़े महल और मंदिरों की बात की। पर इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल। ये जो मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स हैं, इनको बनाने वाले आम लोग, वो मजदूर, वो स्टोन कटर्स, वो स्कल्प्टर्स, उनके मन में क्या चलता होगा? उनकी कहानियां हिस्ट्री की किताबों में कहाँ हैं? इसके बारे में जरूर सोचना। सोचो, एक तरफ है मुगल इंडिया की 85% आबादी, जो सुबह से शाम धूप में बारिश में अपनी जमीन पर मेहनत कर रही है, और फिर दूसरी तरफ है एक पावरफुल मुगल स्टेट जिसका सबसे बड़ा फोकस है इन्हीं लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना, कभी कोऑपरेशन का, कभी कंपटीशन का और कभी कभी सीधा कॉन्फ्लिक्ट का, वही इस पूरे अग्रेरियन एम्पायर की यानी मुगल इंडिया की असली कहानी है। इस पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके पीछे के कॉजेज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। देखो, किसी भी एम्पायर की जो ताकत होती है वो उसकी नींव में होती है, उसके फाउंडेशन में। और मुगल इंडिया के लिए ये फाउंडेशन उनके बड़े बड़े शहर नहीं बल्कि उनके लाखों गांव थे। तो इस एम्पायर को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जमीन और उस पर काम करने वाले लोगों को समझना होगा। 85%, ये नंबर दिमाग में बैठा लो। 16th और 17th सेंचुरी में इंडिया की इतनी बड़ी आबादी गांव में रहती थी। इसका मतलब साफ है, एम्पायर का जो रियल इंजन था, उसकी इकोनॉमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वो शहर नहीं बल्कि रूरल इंडिया था। यही लोग उस पूरे सोसाइटल पिरामिड का बेस थे जिसके ऊपर मुगल शानो शौकत टिकी हुई थी। ये जो 17th सेंचुरी की पेंटिंग आप देख रहे हो, ये उस दौर में एक खिड़की की तरह है। हम साफ देख सकते हैं कि लोग खेती के काम में लगे हैं, और यही काम मुगल इकोनॉमी का असल इंजन था। स्टेट की सारी कमाई, पूरा रेवेन्यू इसी पे डिपेंड करता था। और हाँ, ये फसलें सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं थीं, बल्कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स बन चुकी थीं जिन्होंने दूर दराज के गांवों को भी ट्रेड, मनी और मार्केट्स की दुनिया से जोड़ दिया था। तो चलिए उस पिरामिड के बेस को यानी किसानों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन्हीं लोगों के श्रम से, इन्हीं के पसीने से पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी चलती थी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या सभी किसान एक जैसे थे? ओके, अब एग्जाम्स के लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडो पर्शियन सोर्सेज में, यानी जो डॉक्यूमेंट्स मुगल कोर्ट में यूज होते थे, वहाँ किसान के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते थे, जैसे कि रैयत, जिसका प्लूरल होता है रियाया, फिर मुजारियन, किसान या असामी। इन सब का मतलब मोरलेस पेजेंट ही है। तो आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। मोटे तौर पर 2 तरह के किसान थे। पहले थे खुद काश्ता। ये वो किसान थे जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी। उनके पास अपनी जमीन पर इनहेरिटेड राइट्स होते थे, यानी उनके बाद उनके बच्चों को मिलती थी। दूसरे थे पाही कश्ता। ये नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स थे, मतलब रहते कहीं और थे लेकिन खेती करने कॉन्ट्रैक्ट पर किसी और गांव में जाते थे। अब लोग ऐसा क्यों करते थे? या तो अपनी मर्जी से, क्योंकि शायद कहीं दूर बेहतर रेवेन्यू टर्म्स मिल रहे हों, या फिर मजबूरी में, जैसे फैमिन या आर्थिक तंगी के कारण अपना गांव छोड़ना पड़ा हो। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किसानों की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। एक बहुत बड़ा ग्रुप था मजदूर का, यानी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी और ये दूसरों के खेतों में मीनियल काम करते थे। अक्सर इनकी सोशल स्टेटस उनकी कास्ट से जुड़ी होती थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसके शैडोज़ हम आज भी मॉडर्न इंडिया में देख सकते हैं। चलिए, आप पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं, मिडिल लेयर पर, जहां आती है मुगल स्टेट। अब स्टेट का गांव और खेती से डायरेक्ट लेना देना था। क्यों? सिंपल, क्योंकि उनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था लैंड रेवेन्यू, यानी जमीन पर लगने वाला टैक्स। ये कोड ऐन-ए अकबरी से लिया गया है और इससे हमें स्टेट की पॉलिसी में डायरेक्ट झांकने का मौका मिलता है।
इसमें अमिल गुजार यानी रेवेन्यू कलेक्टर को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि भाई टैक्स सिर्फ कैश में ही मत लो, बल्कि इन काइंड यानी फसल के रूप में भी कलेक्ट करो। ये एक हाईली प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल सिस्टम को दिखाता है जो अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो आखिर ये रेवेन्यू असेस कैसे होता था? इसके भी अलग-अलग मेथड्स थे जो हमें आईने अकबरी में मिलते हैं। पहला था कनकुट। इसमें खड़ी फसल को देखकर एक अंदाजा लगाया जाता था कि इससे कितना ग्रेन या कन निकलेगा। दूसरा था बताई या भाओली, जिसमें फसल काटने के बाद सबके सामने उसका बंटवारा होता था। इसके भी आगे टाइप्स थे, जैसे खेत बटाई, जिसमें बोए हुए खेत को ही डिवाइड कर दिया, और लंक बटाई, जिसमें अनाज के ढेर बनाकर उन्हें बांटा जाता था। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही सिस्टम को इतना इफेक्टिव बनाती थी। अब तक हमने गांव और स्टेट की बात की है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मुग़ल इंडिया का गांव कोई आइसोलेटेड आइलैंड नहीं था, वो शहरों से और पूरी दुनिया के ट्रेड नेटवर्क से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। और इस कनेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक था श्रॉफ। फेमस फ्रेंच ट्रैवलर जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने लिखा कि इंडिया में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां एक मनी चेंजर यानी श्रॉफ न हो। ये श्रॉफ एक बैंकर का काम करते थे। रेवेन्यू को कैश में बदलना, उसको आगे भेजना, ये सब इन्हीं का काम था। उनकी वजह से गांव की इकोनॉमी मोनेटाइज हुई, यानी कैश का इस्तेमाल बढ़ गया। और जब हम कैश की बात करते हैं तो हमें सिल्वर की बात करनी ही पड़ेगी। ये देखिए, औरंगजेब के दौर का एक चांदी का रुपया। 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप और एशिया का साथ ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ा कि इंडिया में सिल्वर का एक मैसिव इन्फ्लक्स हुआ, एक बाढ़ सी आ गई। ये सिर्फ सिक्कों की बात नहीं थी दोस्तों, ये इस बात का सबूत था कि इंडिया का एक छोटा सा गांव भी पहली बार एक ग्लोबल इकोनॉमिक मशीन का हिस्सा बन रहा था। ये कोट इस पूरी बात को एक ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर करता है। इटालियन ट्रैवलर जोवानी करेरी ने 1690 के आसपास लिखा कि दुनिया भर में जितना भी सोना चांदी सर्कुलेट होता है वो आखिर में यहीं इंडिया में आकर जमा हो जाता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, व्हाट अ स्टेटमेंट। ये एक रियल वाव मोमेंट है जो हमें उस दौर की ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की सेंट्रल पोजीशन का एहसास दिलाता है। लेकिन ये सारी जानकारी, ये सारी डिटेल्स हम तक आखिर पहुंची कैसे? हमारे पास इस दौर को देखने के लिए हिस्ट्री की आंख क्या है? वेल, हमारा प्राइमरी सोर्स है एन.ए. अकबरी, जो अपने समय के हिसाब से एक बेमिसाल, एक मास्टर क्लास डॉक्यूमेंट है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं अबुल फजल को, जो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे। वो एम्परर अकबर को अकबरनामा प्रेजेंट कर रहे हैं। अबुल फजल ने ही अकबर के ऑर्डर पर आइन-ई-अकबरी को लिखा था। एक्चुअली ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट अकबरनामा का हिस्सा थी। अकबरनामा में टोटल 3 बुक्स हैं और आइन-ई-अकबरी उसकी तीसरी बुक है। आइन-ए-अकबरी खुद 5 दफ्तर्स या बुक्स में डिवाइडेड है। अब ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, इसको ध्यान से देखो। पहली बुक है मंजिल आबादी, जो इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में है। दूसरी है सिपाह आबादी, जो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करती है। तीसरी और हमारे इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मुल्क आबादी। इसमें फिस्कल सिस्टम और एम्पायर का सारा रेवेन्यू डेटा है। और आखिरी 2 बुक्स में इंडिया के रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशंस का जिक्र है। लेकिन एक अच्छे हिस्ट्री स्टूडेंट की तरह हमें अपने सोर्सेस को क्रिटिकली देखना भी जरूरी है। आइन-ए-अकबरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके टोटल्स में काफ़ी कैलकुलेशन एरर्स मिली हैं। सारा डेटा हर प्रोविंस से एक जैसा कलेक्ट नहीं किया गया। जैसे बंगाल और उड़ीसा के बारे में जानकारी काफ़ी कम है, और ज़्यादातर जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो इंपीरियल सेंटर यानी आगरा और उसके आसपास का है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक व्यू फ्रॉम द टॉप देता है, यानी स्टेट का पर्सपेक्टिव, ज़रूरी नहीं कि एक आम किसान का। तो चलिए एकदम क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा 16th और 17th सेंचुरी में पेजेंट लाइफ के बारे में, स्टेट का रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम करता था और कैसे एक छोटा सा गांव भी ग्लोबल ट्रेड से जुड़ा हुआ था। हमारे कीवर्ड्स हैं खुद कश्ता और पाही कश्ता, यानी 2 तरह के किसान, आमिल गुजार यानी रेवेन्यू कलेक्टर, श्रॉफ तो विलेज बैंकर, और आइन-ए-अकबरी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, जिसके बारे में सोचना जरूरी है। देखो, आइन-ए-अकबरी हमें स्टेट का यानी ऊपर से नीचे देखने वालों का नजरिया बताती है। इसमें किसानों के बारे में तो लिखा है, पर ये किसानों ने खुद नहीं लिखा। तो क्या हम कभी ठीक से जान पाएंगे कि उस दौर का एक आम किसान, एक लैंडलेस मजदूर आखिर क्या सोचता था, क्या फील करता था? सोचिएगा जरूर। एक छोटी सी ऑक्शन की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी बंगाल में हुई थी, जिसमें राजा भी था, ब्रिटिश कलेक्टर भी था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इसमें असली खरीदार कोई था ही नहीं।
और इसी एक इंसिडेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके कॉजेज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। इस चैप्टर को समझने के लिए हम एक जर्नी पर चलेंगे। पहले हम बंगाल के जमींदारों की कहानी देखेंगे, फिर राजमहल के पहाड़ों में पहाड़ियां और संथाल कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे। उसके बाद डेक्कन में किसानों के कर्ज की प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि इन सब चीजों के बारे में हमें बताने वाले ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का असली सच क्या है। और बिल्कुल एंड में एक क्विक एग्जाम रिकैप, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है बंगाल से। ये वो पहला रीजन था जहां ब्रिटिश रूल सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ और यहीं उन्होंने अपने नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए। ये है बर्दवान के राजा का पैलेस। इमेजिन कीजिए, साल है 1797 और इनकी जमीनों की नीलामी हो रही है। एक बड़ा पब्लिक इवेंट था। क्यों? क्योंकि राजा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाए थे। लेकिन इस ऑक्शन में एक बहुत अजीब ट्विस्ट था। ज्यादातर खरीदार राजा के अपने ही एजेंट्स और सर्वेंट्स थे। तो पब्लिकली तो जमीन बिक गई, लेकिन कंट्रोल अभी भी राजा के पास ही रहा। इस एक इंसिडेंट ने कंपनी के सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को सबके सामने ला दिया। तो आखिर ये सिस्टम था क्या? ये था परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर जमींदार के लिए एक रेवेन्यू अमाउंट परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। सबसे जरूरी बात यह है कि जमींदार जमीन का मालिक नहीं था, वो बस कंपनी के लिए एक रेवेन्यू कलेक्टर था। उसका काम था गांव से रेंट कलेक्ट करना, कंपनी को उसका फिक्स्ड हिस्सा देना, और जो बच गया वो उसकी इनकम थी। पर यह सिस्टम आते ही फेल होने लगा। कितना बड़ा फेलियर था। आप इस प्रॉब्लम का स्केल इस नंबर से समझो। परमानेंट सेटलमेंट के आने के बाद 75% से ज्यादा जमींदारी इसके हाथ बदल गए। मतलब 3/4 से ज्यादा जमींदार अपनी जमीनें खो बैठे। इतना बड़ा कोलैप्स आखिर हुआ क्यों? इसके पीछे 4 बड़े रीजंस थे। पहला, शुरू में रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा हाई रखी गई थी। दूसरा, ये उस टाइम पर इंपोज किया गया जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस काफी लो थे, तो किसानों के पास पैसा ही नहीं था। तीसरा, रेवेन्यू इनइलास्टिक था। इसका मतलब फसल अच्छी हो या बुरी, बाढ़ आए या सूखा पड़े, आपको पूरा पैसा देना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। और चौथा और सबसे स्ट्रिक्ट था सनसेट लॉ। एक फिक्स डेट के सूरज डूबने से पहले पेमेंट करना जरूरी था, वरना नीलामी पक्की। और यहां आता है स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जमींदार्स ने इस सिस्टम को तोड़ने के लिए एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बनाई। जब कंपनी उनकी जमीन नीलाम करती, तो जमींदार के अपने ही लोग, अपने ही एजेंट्स उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते। फिर वो एजेंट्स परचेज मनी देने से ही मना कर देते। अब कंपनी को मजबूरन उस एस्टेट को दोबारा नीलाम करना पड़ता, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता। एंड रिजल्ट, असली जमींदार का कंट्रोल अपनी जमीन पर बना रहता। इस टेक्निक को कहते थे बेनामी सेल्स। काफी क्लेवर है ना? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम बंगाल से निकलकर चलते हैं राजमहल की पहाड़ियों में। यहाँ की कहानी जमींदारों और कंपनी की नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग कम्युनिटीज और उनके जीने के तरीकों की टक्कर की है। एक तरफ थी कुदाल यानी हो, और दूसरी तरफ था हल यानी प्लाव। देखते हैं यहाँ कॉलोनियल पॉलिसीज का असर कैसे एक अलग ही रूप लेता है। यहाँ पर 2 कम्युनिटीज थी। एक थे पहाड़ियाज, जो इन पहाड़ों के ओरिजिनल लोग थे। वो कुदाल से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जंगल से चीजें इकट्ठा करते थे और प्लेन्स में रेड भी करते थे। उनके लिए जंगल ही उनकी जिंदगी था। दूसरी तरफ थे संथाल्स। उन्हें ब्रिटिश ने एनकरेज किया यहाँ आकर बसने के लिए। ये लोग हल से सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे। उनके लिए जंगल एक ऐसी चीज थी जिसे साफ करके खेती बाड़ी करनी थी। तो दोनों कम्युनिटीज का जंगल को देखने का नजरिया एकदम ऑपोजिट था। ये देखिए एक संथाल गांव की तस्वीर। ऐसे बसे हुए ऑर्गेनाइज गांव ब्रिटिश लोगों को बहुत पसंद आते थे। उनके लिए यही सिविलाइजेशन थी, एक ऐसी सोसाइटी जो एक जगह टिककर खेती करती है, जिससे उन्हें रेगुलर रेवेन्यू मिल सके। संथाल्स उनके इस विजन में बिल्कुल फिट बैठते थे। ब्रिटिश पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था। उनके लिए जंगल वाइल्ड और अनप्रोडक्टिव थे, और जंगल में रहने वाले लोग जैसे पहाड़ियाज उनके लिए सैवेज, अनरूली और प्रिमिटिव थे, जिन पर रूल करना मुश्किल था। इसलिए उनकी पॉलिसी बिल्कुल सिंपल थी, जंगलों को साफ करो, सेटल्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो और रेवेन्यू बढ़ाओ। और इसी पॉलिसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दामिनी को।
1832 में ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ा एरिया डिमार्केट करके संथाल्स को दे दिया ताकि वो वहां पर परमानेंटली खेती कर सकें। इसका सीधा असर पहाड़ियाज पर पड़ा। उन्हें और ऊपर पहाड़ों में धकेल दिया गया। इससे आगे चलकर 1855-56 में एक बहुत बड़ा संथाल रिबेलियन भी हुआ। चलिए अब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और वेस्ट की तरफ चलते हैं, डेक्कन के कंट्री साइड में। देखिए, हर जगह कंपनी का मकसद एक ही था, रेवेन्यू, लेकिन तरीके अलग थे और उनका असर भी। यहाँ की कहानी है कर्ज की, एक ऐसे चक्रव्यूह की जिसमें किसान फंसता ही चला गया। डेक्कन में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया रयतवारी सिस्टम। ये बंगाल के परमानेंट सेटलमेंट से बिल्कुल अलग था। यहाँ कंपनी ने जमींदारों से नहीं बल्कि सीधा किसान यानी रेवत से रेवेन्यू डील की। और यहाँ रेवेन्यू परमानेंट नहीं था, बल्कि हर 30 साल में जमीन को रीसर्वे करके बढ़ाया जाता था। फार्मर्स इस सिस्टम ने एक विशेष साइकिल में फंसा दिया। स्टेप 1, रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई थी। स्टेप 2, कभी बारिश ना होने से या प्राइसेस गिरने से फसल बर्बाद हो जाती। स्टेप 3, रेवेन्यू चुकाने के लिए किसान को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता। स्टेप 4, वो लोन चुका नहीं पाता और ज़्यादा कर्ज में डूब जाता। और स्टेप 5, अंगूठा लगाकर नए बॉन्ड साइन करते करते आखिर में मनी लेंडर्स उसकी ज़मीन हड़प लेता। ये एक कभी न ख़त्म होने वाला साइकिल था। और तभी एक ग्लोबल इवेंट ने इस सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई। इसकी वजह से अमेरिका से ब्रिटेन को कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, तो ब्रिटिश ने डेक्कन के किसानों को कॉटन उगाने के लिए इनकरेज किया। अचानक कॉटन के दाम बढ़ गए, किसानों को ईजिली क्रेडिट मिलने लगा, एक बूम आ गया। लेकिन जैसे ही 1865 में वॉर खत्म हुई, कॉटन की डिमांड क्रैश हो गई। किसान फिर से कर्ज में डूब गए और इस फ्रस्ट्रेशन ने आगे चलकर डेक्कन राइट्स को जन्म दिया। तो हमने 3 अलग अलग एरियाज की कहानियां देखी, लेकिन ये कहानियां हम तक पहुंची कैसे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू। अब हम देखेंगे कि इन सरकारी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सीखना होगा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये कोट फ्रांसिस ब्यूकैनन का है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिसने इन इलाकों का सर्वे किया था। जब उसने संथाल्स द्वारा साफ की गई जमीन देखी तो उसने लिखा कि गुंजुरिया इतनी खूबसूरत और रिच बनाई जा सकती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सुनने में कितना पॉजिटिव लगता है ना? पर सवाल ये उठता है, क्या हम इस अकाउंट पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और एजेंडा भी है? चलिए इसको एनालाइज करते हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज, हम नहीं कर सकते। हमें ये याद रखना होगा कि ब्यूकैनन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉई था। उसके सर्वेज का मकसद कमर्शियल और पॉलिटिकल था। ये पता लगाना कि ज़मीन से कितना पैसा कमाया जा सकता है। वो ज़मीन को टैक्स और एक्सप्लॉयटेशन की नज़र से देखता था। लोकल लोग उसे सरकार का एजेंट मानते थे और उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब था जंगल साफ करना और लोगों को उनकी जगह से हटाना, जैसे पहाड़ियाज को हटाया गया। इसलिए उसके अकाउंट्स को हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम क्विक रिकैप। यहां हम सब कुछ समराइज करेंगे ताकि आप एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली आंसर लिख सकें। सबसे पहले ये मास्टर टाइमलाइन दिमाग में बिठा लीजिए। 1793 बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद 1800 के आसपास सांथाल्स राजमहल आने लगे। फिर 1820s में डेक्कन में रेवतवारी सिस्टम आया और फाइनली 1855-56 में सांथाल रिबेलियन हुआ। ये सीक्वेंस आपको कॉज और इफेक्ट समझने में बहुत हेल्प करेगा। और अब एक परफेक्ट 5 मार्का का फ्रेमवर्क। अगर क्वेश्चन आए कि जमींदार परमानेंट सेटलमेंट में डिफॉल्ट क्यों करते थे, तो आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनना। पॉइंट 1, वेरी हाई इनिशियल डिमांड। पॉइंट 2, इनफ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप सनसेट लॉ और खराब फसल पर भी छूट ना मिलने की बात लिखेंगे। पॉइंट 3, लो एग्रीकल्चरल प्राइसेस। और कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इन्हीं हाई डिमांड्स और स्ट्रिक्ट रूल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से जमींदार्स का डिफॉल्ट करना ऑलमोस्ट तय था। बस इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए एंड यू हैव अ परफेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री में एक छोटा सा नो, एक मामूली सा इनकार, एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर सकता है जो दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर की नींव हिला दे? ये कहानी ऐसी ही एक नए से शुरू हुई, जब सिपाहियों ने नई राइफल कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और देखते ही देखते उनका ये इनकार एक ऐसी आग में बदल गया जिसने पूरे नॉर्दर्न इंडिया को अपनी लपेट में ले लिया। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नॉर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ।
तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरू करेंगे विद्रोह की शुरुआत से, फिर देखेंगे कि ये आग फैली कैसे, इसे लीड कौन कर रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट, इस गुस्से की असली वजह क्या थी। और हाँ, एंड में हम इन सबको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समराइज भी करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, विद्रोह की शुरुआत। कहानी शुरू होती है मेरठ से और इसका पहला बड़ा मंजिल थी दिल्ली। अब यहां पर जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इसकी स्पीड। जस्ट इस टाइमलाइन को देखो, सब कुछ सब कुछ 24 घंटे से भी कम टाइम में हो गया। 10 मई की दोपहर को मेरठ में विद्रोह शुरू होता है। उसी रात सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर सीधा दिल्ली की तरफ निकल पड़ता है और अगले ही दिन 11 मई की सुबह सुबह वो लाल किले के दरवाजे पर थे, मुगल एम्परर से उनकी इस लड़ाई को लीड करने की मांग कर रहे थे। जस्ट इमेजिन द chaos। और ये थे उस वक्त के मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। अब देखो, शुरू में वो बहुत हेजिटेंट थे, इनफैक्ट वो तो डर गए थे। सोर्सेज बताते हैं कि उनका पहला रिएक्शन इनकार का था। सोचो, वो एक बूढ़े बादशाह थे जिनके पास ना सेना थी ना ही असली ताकत। लेकिन जब सिपाही जबरदस्ती उनके दरबार में घुस आए और उन्हें लीड करने की जिद करने लगे तो उन्हें समझ आ गया कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। और दोस्तों, यही था टर्निंग पॉइंट। ये वो मोमेंट है जहां एक म्यूटनी ऑफिशियली एक रिवोल्ट बन जाती है। जैसे ही बहादुर शाह जफर ने भले ही सिर्फ नाम के लिए लीडरशिप एक्सेप्ट की, ये सिर्फ कुछ गुस्साए हुए सिपाहियों का विद्रोह नहीं रहा, ये एक लेजिटिमेट, एक जायज़ क्रांति बन गई। मुगल बादशाह का नाम जुड़ने से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक क्लियर मैसेज चला गया कि अब ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई शुरू हो चुकी है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। दिल्ली पर कब्जा करना तो सिर्फ एक चिंगारी थी। अब देखते हैं कि ये आग पूरे गैंजेटिक प्लेन्स में, मतलब लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में फैली कैसे। अलग अलग कैंटोनमेंट्स में जो विद्रोह हुए उनमें एक बड़ा अजीब सा पैटर्न दिखता है, जिससे साफ लगता है कि इनके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन और प्लानिंग तो ज़रूर थी। एक्शन अक्सर एक सिग्नल से शुरू होता था, जैसे शाम की तोप का चलना या बुगल का बजना। फिर सबसे पहले सिपाही बेल ऑफ आर्म्स पर कब्जा करते थे, जहां सारे हथियार रखे होते थे। इसके बाद सरकारी खजाना लूटा जाता था और आखिर में जेल, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट, ब्रिटिश ऑफिसर्स के बंगलों, इन सब बिल्डिंग्स पर हमला करके उन्हें जला दिया जाता था। एक सेट पैटर्न था। और यही चीज़ इससे इतना बड़ा बनाती है कि ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों तक नहीं रुकी। जैसे ही खबर फैली, शहरों और गांवों के आम लोग भी इसमें शामिल हो गए। शाहूकारों और अमीरों को भी टारगेट किया गया, क्योंकि लोग उनको ब्रिटिश रूल का ही हिस्सा मानते थे। तो आप समझ रहे हैं, ये एक सिपाही म्यूटनी से आगे बढ़कर एक पॉपुलर रिबेलियन, एक जन विद्रोह बन चुका था। इस दौरान एक शब्द बहुत कॉमन हो गया था, फिरंगी। ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉरेनर। लेकिन 1857 में ये शब्द ब्रिटिश के लिए एक डेरोगेटरी टर्म, एक नफरत भरा शब्द बन गया। विद्रोहियों ने अपने प्रोक्लेमेशंस में, अपने ऐलानों में इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि हिंदू और मुसलमान, किसान और जमींदार सभी एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ यूनाइट हो सकें। शुरुआती महीनों में, जैसे मई और जून में, ब्रिटिश तो इस विद्रोह का स्केल ही नहीं समझ पाए। उनकी पावर इतनी तेजी से खत्म हुई कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने लेटर में लिखा कि ब्रिटिश रूल ताश के पत्तों के घर की तरह धय हो गया। ये कोट उस वक्त ब्रिटिश के शौक और रेबल्स की शुरुआती सक्सेस को बिल्कुल साफ दिखाता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। तो सवाल यह है कि इतने बड़े, इतने फैले हुए रिवोल्ट को लीड कौन कर रहा था? क्या कोई एक सेंट्रल लीडर था, जैसे बहादुर शाह जफर? चलो पता करते हैं। इसका लीडरशिप स्ट्रक्चर बहुत डाइवर्स था और यही इसकी ताकत भी थी और कहीं ना कहीं कमजोरी भी। एक तरफ कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आरा में कुंवर सिंह जैसे ट्रेडिशनल रूलर्स थे। फिर अवध के तालुकदार्स थे जिनकी जमीनें छीन ली गई थी। इनके अलावा शाहमाल जैसे लोकल लीडर्स ने यूपी के गांव वालों को ऑर्गेनाइज किया और छोटा नागपुर में गोनू जैसे ट्राइबल लीडर्स ने अपने लोगों को, यहां तक कि फकीर और मौलवी भी आगे आए। और इन सब की नींव थे आम लोग, सिपाही, किसान और कारीगर, जिनके बिना ये रिवोल्ट पॉसिबल ही नहीं था। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशल हिस्से पर, सेक्शन 4, गुस्से की असली वजह। ये सब आखिर हुआ क्यों? वो कौन सी बातें थीं जिनके कारण इतना गुस्सा, इतनी नफरत लोगों के अंदर पैदा हो गई थी? सोचो, क्या इतना बड़ा विद्रोह जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, सिर्फ एक ग्रीस्ड कार्ट्रिज की वजह से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कार्ट्रिज तो सिर्फ वो आखिरी चिंगारी थी जिसने उस बारूद को आग लगा दी जो सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एक बहुत बड़ा रीजन था 1856 में अवध का एनेक्सेशन।
जब ब्रिटिश ने वहां के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया तो अवध के लोगों को लगा जैसे उनके शहर की जान ही चली गई हो। ये कोट उसी दर्द को बयान करता है। नवाब सिर्फ एक रूलर नहीं थे, वो वहां के कल्चर का, उनकी पहचान का सेंटर थे और उनका जाना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्लो था। अवध की एनेक्सेशन का एक और बहुत बड़ा असर हुआ वहां के तालुकदार्स पर। अब ये तालुकदार्स कौन थे? ये तालुकदार्स प्री ब्रिटिश टाइम्स में अवध के लैंडेड मैग्नेट्स यानी बड़े जमींदार थे। उनके पास जमीन थी, किले थे और अपनी छोटी मोटी सेना भी हुआ करती थी। बेसिकली वो अपने इलाके के छोटे मोटे राजा थे। आप ये नंबर स्क्रीन पर देखिए। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये तालुकदार्स की पावर का पूरा कोलैप्स दिखाता है। ब्रिटिश आने से पहले अवध के 67% गांव तालुकदार्स के कंट्रोल में थे, लेकिन 1856 के समरी सेटलमेंट के बाद ब्रिटिश ने उनसे ज़मीनें छीन कर ये नंबर सिर्फ 38% पर ला दिया। उनकी पावर, उनकी इज्जत, सब कुछ एक झटके में ख़त्म कर दिया गया। इसलिए जब विद्रोह शुरू हुआ तो ये तालुकदार सबसे पहले उसमें शामिल हुए। तो यहां पर क्रूशियल पॉइंट है ये लिंक, और यही वो कनेक्शन है जो इस रिवॉल्ट को इतना पावरफुल बनाता है। बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही अवध और ईस्टर्न यूपी के गांव से आते थे, इसलिए उन्हें पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म भी कहा जाता था, यानी यूनिफॉर्म पहने हुए किसान। जब कोई सिपाही छुट्टी पर अपने गांव जाता था तो वो वहां अपने परिवार का दुख दर्द देखता था, बढ़ता हुआ टैक्स देखता था, तालुकदार्स की बेइज्जती देखता था, और जब वो वापस कैंटोनमेंट आता था तो वो सारा गुस्सा उसके साथ आता था। इस तरह सिपाही का गुस्सा गांव का गुस्सा बन गया। चलिए अब हम अपने 5वें सेक्शन पर आते हैं। हमने देखा कि गुस्सा क्यों था, लेकिन इस गुस्से के अलावा क्या उनके पास कोई पॉजिटिव विजन था? वो ब्रिटिश को हटाकर कैसा इंडिया चाहते थे? रेबल्स के जो प्रोक्लेमेशंस या इश्तिहार मिले हैं उनमें एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर ज़बरदस्त जोर। बहादुर शाह के नाम से जारी हुए आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में मोहम्मद और महावीर दोनों का नाम लिया गया। वो प्री ब्रिटिश मुगल एरा को ग्लोरीफाई कर रहे थे, जहां उनके हिसाब से सब मिलजुल कर रहते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने इस यूनिटी को तोड़ने की पूरी कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, बरेली में उन्होंने 50,000 रुपये खर्च किए ताकि हिंदू जमींदारों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सके, लेकिन विद्रोह के दौरान उनकी ये चाल पूरी तरह फेल हो गई। चलिए अब सब कुछ कंसोलिडेट करते हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको फाइनल टच देते हैं। अगर आपके एग्जाम में 1857 रिवोल्ट के कॉजेज पर एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको इसे कैसे स्ट्रक्चर करना है? एक परफेक्ट आंसर के लिए इन 5 हेडिंग्स को जरूर यूज करें। नंबर 1, इमीडिएट कॉज। यहां आप लिखिए ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस के बारे में, जिससे सिपाहियों को लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। नंबर 2, पॉलिटिकल कॉज। इसमें एनेक्सेशन ऑफ अवध का पॉइंट सबसे स्ट्रांग है। 3, इकोनॉमिक कॉज। इसमें लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और तालुकदार्स की जमीनें छीनने का जिक्र कीजिए। 4, सोशो रिलीजियस कॉज। लोगों में यह डर कि ब्रिटिश उन्हें क्रिश्चियन बना रहे हैं और उनके कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। और फाइनली मिलिट्री कॉज, सिपाहियों की अपनी शिकायतें जैसे कम सैलरी, छुट्टी न मिलना और रेशियल अब्यूज। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू विल हैव अ सॉलिड आंसर। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर 1857 का विद्रोह सक्सेसफुल हो जाता तो क्या मुगल रूल कंटिन्यू होता? क्या इंडिया छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बढ़ जाता या फिर एक नई यूनाइटेड पावर बनती? इसके बारे में जरूर सोचना। नेक्स्ट एक्सप्लेनर में मिलते हैं। थैंक यू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लॉयर जो इंडिया से लगभग 20 साल दूर था, वो 1915 में वापस आकर अचानक से फादर ऑफ द नेशन कैसे बन गया? इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइट, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का चैप्टर रोड मैप। हम गांधी जी के इंडिया आने से शुरुआत करेंगे, फिर उनके शुरुआती लोकल आंदोलनों को देखेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए उनके बड़े नेशनल मूवमेंट्स जैसे नॉन कोऑपरेशन और दांडी मार्च को समझेंगे। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम के लिए हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, गांधी की वापसी। सोचो, साल है 1915। एक इंसान, मोहनदास करमचंद गांधी, लगभग 20 साल बाद साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं। और ये सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, ये एक ऐसे लीडर की वापसी थी जो इंडिया की किस्मत को, उसकी डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और आप देखो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज़बरदस्त था। एक तरफ साउथ अफ्रीका में एक वेल ड्रेस्ड प्रोफेशनल लॉयर और दूसरी तरफ इंडिया में वही इंसान एक सिंपल सी धोती में। क्यों? ताकि वो देश के आम आदमी से गरीब इंसान से जुड़ सके। जैसा कि हिस्टोरियन चंद्रन देवानेसन ने कहा भी है, साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। उनका जो सबसे बड़ा हथियार था ना, सत्याग्रह,
वो उन्होंने वहीं साउथ अफ्रीका में ही तैयार किया था। ओके, सो जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो यहाँ का पॉलिटिकल सीन कैसा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट्स या गरम दल। इनके लीडर्स थे लाल बालपाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। उनका कहना था, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर दूसरी तरफ थे मॉडरेट्स या नरम दल। इनके लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये सोचते थे कि आज़ादी धीरे धीरे परसुएसिव मेथड से लेनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोखले ही गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो गोखले ने गांधी जी को एडवाइस दी कि पहले पूरा इंडिया घूमो, देश को समझो। गांधी जी ने 1 साल तक ट्रैवल किया और फिर 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी में अपनी पहली बड़ी पब्लिक स्पीच दी। सोचो, स्टेज पर कौन था? राजा महाराजा, बड़े बड़े रिच लीडर्स। और गांधी जी ने उन्हीं लोगों को चैलेंज कर दिया। उन्होंने साफ साफ बोला, देयर इज नो सैल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी। मतलब देश का भला तब तक नहीं होगा जब तक आप अमीर लोग इन किसानों और गरीबों के लिए काम नहीं करते। ये एक जबरदस्त डिक्लेरेशन था कि अब नेशनलिज्म आम आदमी का होगा। अब बात सिर्फ स्पीच की नहीं थी, उन्हें अपने आइडियाज को एक्शन में लाना था। और मौका जल्द ही मिल गया। अगले 2 सालों में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के हथियार को 3 लोकल आंदोलनों में टेस्ट किया। ये उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। और इनका एक पैटर्न था बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, स्टेप 1 1917 में चंपारण बिहार, वहां वो इंडिगो फार्मर्स के लिए लड़े। स्टेप 2 1918 अहमदाबाद, यहां उन्होंने टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट किया। स्टेप 3 फिर से 1918 खेड़ा, यहां वो पेजेंट्स के लिए लड़े जिनकी फसल खराब हो गई थी। अब पैटर्न नोटिस कर रहे हो? पहले किसान, फिर मजदूर, फिर किसान। इन 3 सक्सेसफुल सत्याग्रहs ने गांधी जी की इमेज पूरे देश में एक ऐसे लीडर की बना दी जो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए लड़ता है। तो देखो, इन लोकल सक्सेसेस से गांधी जी की रेपुटेशन तो बन गई, लेकिन अभी तक वो एक रीजनल लीडर थे। अब टाइम था एक नेशनल लीडर बनने का। और इसका ट्रिगर, इसकी वजह ब्रिटिशर्स ने खुद ही दे दी। साल था 1919 और वो ले आए रॉलेट एक्ट। यही वो मोमेंट था जिसने गांधी को एक नेशनल हीरो बना दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर इस वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। सत्याग्रह, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सत्याग्रह का मतलब सिर्फ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है। इसका लिटरल मीनिंग है सत्य का आग्रह या होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। इसका आइडिया ये था कि आपको इनजस्टिस के सामने नॉन कॉपरेशन और पीसफुल तरीकों से सामने वाले पर इतना मॉरल प्रेशर डालना है कि उसका ज़मीर जाग जाए और वो सच को एक्सेप्ट कर ले। इट्स अ वेपन ऑफ ट्रूथ। तो आखिर ये रॉलेट एक्ट था क्या जिससे इतना गुस्सा फैला? सिंपल शब्दों में, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्रिटिशर्स ने कुछ इमरजेंसी पावर्स लगाए थे, जैसे प्रेस को कंट्रोल करना और किसी को भी बिना ट्रायल के, बिना सुनवाई के जेल में डाल देना। अब ये रॉलेट एक्ट उन्हीं पावर्स को परमानेंट बना रहा था। सोचो, ये तो सीधा सीधा लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर अटैक था। नेचुरली पूरा देश गुस्से में था। और इसी गुस्से को चैनल करने के लिए गांधी जी ने कॉल दिया एक नेशन वाइड रॉलेट सत्याग्रह का। और पूरा देश उठ खड़ा हुआ। स्कूल्स, कॉलेजेस, दुकानें सब बंद। पूरे देश में हड़ताल्स हुई। प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा इंटेंस थे पंजाब में, जहां सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि जलियांवाला बाग का ब्रूटल मैसेकर हुआ। लेकिन इस मूवमेंट ने एक चीज साबित कर दी। पहली बार पूरा इंडिया एक साथ एक लीडर के पीछे खड़ा था। एंड दैट्स द मोमेंट। ये वो मोमेंट था जिसने गांधी को एक ट्रूली नेशनल लीडर बना दिया। रॉलेट सत्याग्रह की सक्सेस के बाद गांधी जी को समझ आ गया कि देश तैयार है। तो उन्होंने अगला और बड़ा स्टेप प्लान किया, और वो था नॉन कोऑपरेशन। मतलब अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का कोऑपरेशन, किसी भी तरह का सहयोग बंद कर देना। और इस मूवमेंट को और पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने इसे खिलाफत इश्यू से जोड़ दिया। सो ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? देखो, टर्की का जो सुल्तान था वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर, एक खलीफा माना जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने उनकी पोस्ट ही खत्म कर दी। इससे इंडिया के मुस्लिम्स, स्पेशली अली ब्रदर्स जो इस मूवमेंट के लीडर्स थे, बहुत नाराज थे। गांधी जी ने इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी। उन्हें लगा ये परफेक्ट मौका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अगर ये दोनों कम्युनिटीज एक साथ आकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी हो जाएं तो उनकी हुकूमत की नींव हिल जाएगी। तो अब सवाल ये है कि नॉन कोऑपरेशन का आखिर मतलब क्या था? जमीन पर क्या हो रहा था?
वेल इट वॉज ह्यूज। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। सिर्फ 1921 में 396 स्ट्राइक्स हुई, जिसमें 6 लाख से ज्यादा वर्कर्स थे। गांव में किसानों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। जंगल में रहने वाले हिल ट्राइब्स ने फॉरेस्ट लॉज तोड़ दिए। बेसिकली इसका मतलब था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हर तरह का एसोसिएशन खत्म कर दो। द गोल वाज सिंपल, टू ब्रिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू अ हॉल्ट। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट में वायलेंस हो गई और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। उसके बाद कुछ साल शांति रही, गांधी जी सोशल वर्क में लग गए। पर 1930 आते आते देश फिर से एक बड़े आंदोलन के लिए रेडी था। अब टाइम था फाइनल पुश का। डांडी मार्च से लेकर क्विट इंडिया तक ये आज़ादी की आखिरी लड़ाई थी। इस फाइनल पुश की शुरुआत हुई इस आइकॉनिक मूवमेंट से। लुक एट दिस पिक्चर, ये साबरमती रिवर का किनारा है। 1930, हजारों लोग एक मार्च के लिए तैयार, दांडी मार्च। ये सिर्फ नमक के लिए एक मार्च नहीं था, नो वे। ये ब्रिटिश एम्पायर की वेरी फाउंडेशन पर एक डायरेक्ट चैलेंज था। उन्होंने उस कानून को तोड़ने का फैसला किया जो सबसे बेसिक चीज, नमक पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मोनोपोली देता था। और यहीं से शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एक बार जल्दी से इस पूरी जर्नी को इस टाइमलाइन पर रिकैप करते हैं। देखो, 1915 में गांधीज रिटर्न, 1917 चंपारण लोकल स्ट्रगल स्टार्ट, 1919 रॉलेट सत्याग्रह, ही बिकम्स अ नेशनल लीडर, 1921 नॉन कोऑपरेशन, पूरा देश एक साथ, 1930 डांडी मार्च यानी सिविल डिसोबीडियंस, और फाइनली 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, द फाइनल कॉल। ये सीक्वेंस आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो हमने पूरी स्टोरी तो समझ ली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हम ये सब जानते कैसे? हमें कैसे पता कि उस टाइम क्या हुआ था? अब हम थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करेंगे और एग्जाम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आएंगे कि हिस्टोरियंस इन सब चीज़ों को, इस पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हिस्टोरियंस अलग अलग तरह के सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे पब्लिक राइटिंग्स और स्पीचेस जो लीडर्स देते थे, फिर उनके प्राइवेट लेटर्स और ऑटोबायोग्राफीज जिससे उनके पर्सनल थॉट्स पता चलते हैं, तीसरा गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और पुलिस रिपोर्ट्स, और चौथा उस टाइम के न्यूज़पेपर्स। ये सब मिलकर हमें एक पिक्चर देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। देखो, एक ही इवेंट के बारे में दो अलग अलग सोर्सेस बिल्कुल अलग कहानी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइवेट लेटर में आपको लीडर के असली थॉट्स, उसके डर, उसकी उम्मीदें मिलेंगी। वहीं उसी इवेंट पर एक पुलिस रिपोर्ट गवर्नमेंट के डर को दिखाएगी कि कंट्रोल हाथ से जा रहा है। तो एक हिस्टोरियन का काम क्या है? इट्स लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव। आपको सारे क्लूज को, सारे सोर्सेज को क्रिटिकली देखना पड़ता है, तभी आप सच के करीब पहुंच सकते हो। ऑलराइट, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको इंतजार रहता है, द एग्जाम कॉर्नर। मान लो एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर से, तो एक परफेक्ट हाई स्कोरिंग आंसर कैसे लिखना है, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। ये 5 स्टेप स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना। स्टेप 1, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो। स्टेप 2, कॉजेस, बताओ कि वो इवेंट हुआ क्यों। स्टेप 3, द इवेंट, पूरे इवेंट को सीक्वेंस में अच्छे से डिस्क्राइब करो। स्टेप 4, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इमीडिएट और लॉन्ग टर्म असर क्या हुए। और फाइनली स्टेप 5, कंक्लूजन, जिसमें आप उस इवेंट की सिग्निफिकेंस को समराइज करते हो। ट्रस्ट मी, ये एक फूल प्रूफ फॉर्मूला है। इसको यूज करोगे तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा और आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक क्विक रिकैप हो जाए। इस चैप्टर के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, गांधी जी ने नेशनलिज्म को एक मास मूवमेंट बना दिया। नंबर 2, उनके 2 मेन हथियार थे, सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन। नंबर 3, मेजर मूवमेंट्स का सीक्वेंस याद रखना, रॉलेट, नॉन कोऑपरेशन, दांडी मार्च एंड क्विट इंडिया। नंबर 4, हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनका एक बहुत बड़ा गोल था। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिस्ट्री को हमेशा अलग अलग सोर्सेस से देखो। तो चलिए इस सेशन को एक आखिरी सवाल के साथ एंड करते हैं। गांधी जी ने देश को आज़ादी तो दिलाई, पॉलिटिकल फ्रीडम, लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं था। उनके स्वराज का असली मतलब था सेल्फ रूल, अपने मन पर, अपनी आदतों पर राज। तो सोचिए इस बारे में, क्या हम उनके स्वराज के उस असली मतलब को आज जिंदा रख पाए हैं? सोचो, आपको एक काम दिया गया है। आपको 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए एक रूल बुक लिखनी है, एक ऐसे देश के लिए जो अभी अभी आजाद हुआ है, लेकिन आजादी की खुशी के साथ साथ उसने इतिहास का सबसे भयानक बंटवारा भी देखा है। कहां से शुरू करेंगे आप?
यही वो सिचुएशन थी जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे। सोचो, एक तरफ 15 अगस्त 1947 का जश्न, एक नए फ्यूचर की उम्मीद, और ठीक उसी पल दूसरी तरफ पार्टीशन का दर्द, नफरत और वायलेंस का अंधेरा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट, इसी टेंशन के बीच एक नए इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, एक कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम उस तूफानी दौर में चलेंगे जब आज़ादी मिली। फिर हम समझेंगे कि इस महान कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद कैसे रखी गई। इसके बाद हम असेंबली के अंदर की कुछ जोरदार आवाज़ें सुनेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। फिर एकदम क्लियर टाइमलाइन से सारे इवेंट्स को जोड़ेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में टॉप स्कोरिंग आंसर्स लिखने के प्रो टिप्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आज़ादी का तूफानी दौर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन हालातों में बनाया गया था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, उनके दिमाग में आज़ादी की खुशी से ज़्यादा ऐसी तस्वीरें थीं। पार्टीशन के दंगे, लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट, जलते हुए घर, ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। देश आग के दरिया से गुजर रहा था। और चैलेंजेस एक नहीं, कई थे। सबसे पहला तो था पार्टीशन का वायलेंस। उसके बाद लाखों रेफ्यूजीज जो अपना सब कुछ खोकर बॉर्डर के इस पार आ रहे थे, उन्हें बसाना एक मैसिव क्राइसिस था। फिर आते थे प्रिंसली स्टेट्स, 500 से भी ज़्यादा नवाब और महाराजा जिनको ब्रिटिश ने आज़ाद छोड़ दिया था, और उनमें से कई अपना अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे। और इन सब के नीचे हमारी सोसाइटी में जाति और क्लास के नाम पर हजारों साल पुरानी गहरी दरारें थी। इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन था, एक स्ट्रॉन्ग, वेल थॉट आउट कॉन्स्टिट्यूशन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस केयास के बीच देश को जोड़ने वाला डॉक्यूमेंट बना कैसे? आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद। इस काम में कोई जल्दी नहीं की गई, ये कोई छोटा काम नहीं था। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। सोचो, लगभग 3 साल तक देश का फ्यूचर एक एक लफ्ज सोचा गया, समझा गया और लिखा गया। और इन 3 सालों में हुआ क्या? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द शेयर स्केल ऑफ दिस टास्क। जरा सोचिए, टोटल 11 सेशंस हुए जिनके लिए असेंबली 165 दिन बैठी। दिन रात घंटों तक डिबेट्स होती थी। ये सच में एक हर्क्यूलियन टास्क था। और ये सारा काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये लोग थे इंडिया के आर्किटेक्ट्स। इस असेंबली में हर ड्राफ्ट को, हर प्रपोजल को क्लॉज बाय क्लॉज, लाइन बाय लाइन डिस्कस किया जाता था। एक एक शब्द पर बहस होती थी ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई कमी न रह जाए। लेट्स मूव ऑन। सेक्शन 3, असेंबली के अंदर की आवाजें। ये इस चैप्टर का दिल है, इसकी आत्मा है। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट डिबेट्स थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी वैल्यूज दी। असेंबली में एक बड़ा सवाल उठा। जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या फिर कोई और भी है? तब एक आवाज उठी एनजी रंगा की। उन्होंने कहा, द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने पूरी डिबेट का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि असली माइनॉरिटी तो इस देश के गरीब लोग हैं, वो गांव वाले हैं जिनका सदियों से शोषण हो रहा है। रंगा के हिसाब से रियल माइनॉरिटीज वो थे जो गरीब थे, जो दबाए जा रहे थे, वो लोग जो जमींदारों और साहूकारों के शोषण का शिकार थे, वो लोग जिनके पास बेसिक एजुकेशन तक नहीं थी। उनके लिए लड़ाई सिर्फ रिलीजन की नहीं, क्लास की थी, इकोनॉमिक जस्टिस की थी। और इसी सोच ने आगे चलकर हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शेप किया। फिर एक और जोरदार आवाज आई। आदिवासी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जयपाल सिंह। उन्होंने कहा, सर, अगर हिंदुस्तान में किसी ग्रुप के साथ सबसे बुरा बर्ताव हुआ है तो वो मेरे लोग हैं। उन्हें पिछले 6000 सालों से निगलेक्ट किया गया है, डिस्ग्रेसफुली ट्रीट किया गया है। ये शब्द आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन की नींव में पत्थर बन गए। जयपाल सिंह ने बदले की बात नहीं की। उन्होंने एक नए चैप्टर की मांग की, आज़ाद इंडिया का एक ऐसा चैप्टर जहां सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, जहां किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए। और इसी तरह की आवाज़ों ने ये पक्का किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव हो और इसमें रिजर्वेशंस जैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स शामिल किए जाएं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू सेक्शन 4, टाइमलाइन और मुख्य बातें। चलिए
अब इन सारी घटनाओं को एक क्लियर टाइमलाइन में फिट करते हैं ताकि आपको सीक्वेंस हमेशा याद रहे। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है। बीच में अगस्त 1947 में देश आज़ाद होता है और पार्टीशन का ट्रॉमा झेलता है। ये प्रोसेस चलता रहता है और नवंबर 1949 तक सारे फाइनल ड्राफ्ट्स पर काम पूरा हो जाता है और फिर वो हिस्टोरिकल दिन आता है, दिसंबर 1949। ये वो पल था जब 3 साल की मेहनत, बहस और सपनों को कागज पर उतारकर साइन किया गया। This image brilliantly illustrates the culmination of that entire struggle. एक नए देश का विजन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हो गया। इतनी बड़ी अचीवमेंट को समझना एक बात है और उसे एग्जाम में अच्छे से लिखना दूसरी। तो चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जो आपको फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। सेक्शन 5, एग्जाम में टॉप आंसर्स। अपने आंसर में इन कीवर्ड्स को जरूर यूज करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्टीशन, प्रिंसली स्टेट्स। एक इंपॉर्टेंट टर्म है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये वो डॉक्यूमेंट था जिसे नेहरू जी ने पेश किया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स ऑफ फिलॉसफी की नींव रखी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एनजी रंगा का कॉन्सेप्ट रियल माइनॉरिटीज और जयपाल सिंह की डिमांड फॉर आदिवासी राइट्स। ये कीवर्ड्स एग्जामिनर को बताते हैं कि आपने चैप्टर को गहराई से समझा है। और अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है व्हाट वर द चैलेंजेस इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे लिखोगे? स्टेप 1, इंट्रो। The framing of the Indian Constitution was a monumental task undertaken amidst the turmoil of partition. Step 2, Point 1, explain the violence and refugee crisis. Step 3, Point 2, explain the problem of princely states. Step 4, Point 3, explain the challenge of social divisions. और यहाँ NG रंगा का point डाल सकते हो। Step 5, conclusion. Thus, the Constitution was designed as a solution to these diverse and complex challenges. बिल्कुल perfect आंसर बनेगा। तो एक क्विक रिकैप। देश ने पार्टीशन का तूफान देखा। उस तूफान से निकलने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। असेंबली में जबरदस्त डिबेट्स हुई, अलग अलग आवाजें सुनी गईं। उन डिबेट से सोल्यूशन निकला और उस सोल्यूशन का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल। और अब आपके लिए एक सवाल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्यूचर के लिए लिखा गया था, लेकिन क्या 75 साल से भी ज़्यादा समय के बाद आज इसकी वैल्यूज़, इसके आइडियल्स उतने ही रेलेवेंट हैं? इस पर सोचना ज़रूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।